अच्छा देखो, टाइट्रेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास फ्लास्क के अंदर हम लोग एसिड या अल्कली लेंगे। अगर फ्लास्क में एसिड लिया हुआ है तो ऊपर ब्यूरिट के अंदर हम लोग अल्कली लेते हैं। अच्छा, ब्यूरिट का काम क्या होता है? ब्यूरिट इज यूज फॉर ड्रॉप वाइज एडिशन। थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम डालने के लिए हम लोग ब्यूरिट लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग फिक्स वॉल्यूम जो लेते हैं एसिड का, या अगर मैंने अल्कली लिया हुआ है फ्लास्क के अंदर, तो वो मैं फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे अपने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करूंगा? बाय यूजिंग पिपेट। ठीक है, पिपेट जो होता है उसकी डायग्राम हम लोगों ने देखी थी, कुछ इस तरह से होता है। और पिपेट का काम क्या होता है? टू मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर मुझे 25 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है तो मैं पिपेट यूज़ करूंगा। अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है तो मैं पिपेट यूज़ करूंगा। यूजुअली जो पिपेट अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में, वो फिक्स वॉल्यूम जो हम ट्रांसफ़र करते हैं 25 का होता है। अक्सर हमारे पास वो लेवल में यूजुअली 25 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ होता है। यही काम देखो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर से ये काम इसलिए नहीं करते क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर जो है ना वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना पिपेट होता है। अगर मेजरिंग सिलेंडर से आप 25 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करने जाओगे ना तो वो 25 नहीं बल्कि 26 या 24 इस तरह का एरर देगा। तो इसलिए मेजरिंग सिलेंडर हम लोग अवॉइड करते हैं ये काम करने के लिए, क्योंकि वो एरर देता है हमें रीडिंग में। पिपेट जो है वो मोर एक्यूरेट होता है, इसलिए हम लोग पिपेट यूज़ करते हैं फिक्स वॉल्यूम ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन पिपेट पे 25 भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पिपेट जो है तुम्हें बोला कि तुम्हें 26 चाहिए तो तुम पिपेट यूज़ कर लो। पिपेट यूज़ नहीं कर सकते 26 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करने के लिए। उस पर एक मार्किंग होती है, और वो मार्किंग जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब तक जब तुम फिल कर लोगे पिपेट को तो वो एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह टाइट्रेशन में हम लोग अक्सर एक और अपैरेटस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या ग्रेजुएटेड फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये जो होता है इसकी टोटल वॉल्यूम जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब तक हम इसमें पानी डाल सकते हैं। इसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, या इसको ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी कहते हैं। आप लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नाम याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फ्लास्क भी इसका नाम होता है। 3 नाम इसके होते हैं हमारे पास। इसको करते क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है ना, और अगर मुझे उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, मैंने यहाँ पे एसिड डाला HCl, दैट्स इज 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का, और मुझे उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर पानी डाल दूंगा। डिस्टिल वाटर डाल लेते हैं। डिस्टिल वाटर वाला वाटर होता है जिसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं और कोई आइंस नहीं होते। तो मैं इसमें बाकी डिस्टिल वाटर डाल के इसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब तक लेके आ जाऊंगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। मैंने अगर कंसंट्रेशन कम करनी है, उसको लेस कंसंट्रेटेड बनाना है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन क्यों करते हैं? डाइल्यूशन करने की 2 वजह है। एक तो लेबोरेटरी में अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड या अल्कली दिया हुआ है तो उसके साथ आप डील नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड होता है तो कोरोसिव होता है, वो स्किन बर्न्स कर सकता है अगर गिर जाता है हाथ पे। दूसरा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को वो क्या, अगर मुझे अमाउंट बढ़ाना है उसका, क्योंकि सैंपल का अमाउंट बढ़ाना है, सैंपल का अमाउंट हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि मैं मल्टीपल टाइट्रेशंस कर सकूं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर सकूं। पहले थोड़ा सा ले लिया कॉनिकल फ्लास्क में, फिर उसकी टाइट्रेशन कर ली, फिर थोड़ा सा और ले लिया, फिर उसकी टाइट्रेशन कर ली। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने के लिए हमें सैंपल ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लोग उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। और देखो डाइल्यूट जब किया है तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के जो थे वो ही रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हो सकते, हाँ, बल्कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप देख चुके हो, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे पानी का तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स विल स्टे कांस्टेंट, तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे। पर उस्मान, ये एसिड है जी, कुछ कह रहे हो? HCl के अंदर H पॉजिटिव आयंस तो कम हो जाएंगे ना, लेकिन H पॉजिटिव आइंस कम नहीं होंगे, जितने पहले थे उतने ही होंगे। फर्क क्या होगा कि अब H पॉजिटिव आइंस न्यूट्रलाइज हो ज्यादा जाएंगे। वॉल्यूम के अंदर है। तो यस, ज्यादा। Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव बढ़ जाएंगे ना। नहीं, Cl नेगेटिव भी नहीं बढ़ेंगे बच्चों। देखो क्या करा है आपने, आपके पास था HCl, दैट से मैं कह रहा हूँ HCl के मेरे पास इसमें जो है ना वो 2 मोल है। 2 मोल है, इसका क्या मतलब है कि H पॉजिटिव HCl को अगर डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव आइन बनता है और Cl नेगेटिव आइन बनता है।
H पॉजिटिव आयन जब बना है तो उसमें हमारे पास 2 मोल हैं, तो 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 H पॉजिटिव आयन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू 2। इसी तरह क्लोराइड आयंस भी इतने ही रहेंगे, 2 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, क्योंकि 1:1 के रेशियो में। जब आप इसमें पानी डालोगे ना, आप इसमें वाटर डाल लो H2O, तो मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना, वाटर कुछ भी नहीं करेगा H2O की फॉर्म में, बस पहले वो कम पानी में था, अब जो है आपने उसमें ज्यादा पानी डाल दिया है, तो यही मोल ज्यादा पानी में है। अब ज्यादा पानी में है तो आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करा है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl उतने ही है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। समझ आई बात? सही है मोमिन, माइक बंद करो। अच्छा, दूसरी बात ये उस्मान, ये चैप्टर वही है हमारा एसिड एंड बेसिस, क्योंकि देखो एसिड और अल्कली की बात हो रही है ना, तो चैप्टर वही है। हाँ, ये जो पार्ट है ना, ये पेपर 1 और पेपर 2 में टाइट्रेशन का इतना ज्यादा नहीं आता जितना ज्यादा ये एटीपी में आता है। अभी तुम इसके मेरा क्वेश्चन करोगे ना इसके साथ, तो तुम लोग देखोगे कि कभी कभार ये 10 मार्क्स का, कभी 13 मार्क्स का, कभी कभार 15-14 मार्क्स तक ये क्वेश्चन चला जाता है, और इसमें कोई मार्क्स अचीव करना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस देखे थे ना, उसमें मार्क्स अचीव करना कितना इजी था। तो सेम मुनीब, हम लोगों ने टाइट्रेशन पढ़ ली है, एसिड एंड बेसिस में टाइट्रेशन का प्रोसीजर बताया था। अगर नहीं पढ़ी है तो ये प्रोसीजर है जो अभी मैंने पूरा डिस्कस किया है। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर अल्कली डालते हैं उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए, और एसिड में अल्कली डालना है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हो, एक बीकर एसिड का लो, एक बीकर में अल्कली लो और डाल दो, बात खत्म करो। ये दो चीजें करने की, इतनी बड़ी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, तो वो मैं बता देता हूँ उसको करने की क्या जरूरत है। अगर आपने लेट से एसिड लिया HCl और आपने अल्कली लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको रिएक्शन पता है, वो होगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने सॉल्ट प्रिपरेशन में ये बात देखी थी, हम लोगों ने सॉल्ट प्रिपरेशन में ये टाइट्रेशन डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास अल्कली, अगर मैंने इसमें डाला है और इनमें से कोई ना कोई एक रिएक्टेंट तो हमारे पास ज्यादा होगा, एक्सिस में होगा, दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हो रहे होंगे। या तो आप बिल्कुल कैलकुलेट करके डालो, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके कि अगर मैंने एसिड 500 ग्राम्स लिया है तो उसके लिए मुझे अल्कली कितना चाहिए होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। या तो आप बिल्कुल कैलकुलेट करके अमाउंट मेजर करके डालो, या उसका दूसरा काम क्या होता है कि आप टाइट्रेशन परफॉर्म करो। टाइट्रेशन इंश्योर्स के ऑल द रिएक्टेंट्स फिनिशेस अप इन द रिएक्शन। कैसे? कि जितना एसिड है उतना ही अल्कली डालोगे आप। कैसे कैसे इंश्योर करेगी टाइट्रेशन? आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर एसिड लिया है, अब आपको उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करवाना है ना, अब आपको पता कैसे चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कब तक डालते रहे हम? तो हम लोग इसमें डालते हैं इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो होता है उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, एसिड में डिफरेंट कलर होगा, अल्कली में डिफरेंट कलर होगा। ठीक है जैसे हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, अब मैंने एसिड एंड बेसिस का जो हैंड आउट गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया है, उसमें आखिरी एक पेज लगा हुआ है जिसमें इंडिकेटर्स के कलर्स हैं। 3 इंडिकेटर्स के कलर्स आपने याद रखना है, एक मिथाइल ऑरेंज, एक लिटमस और एक फेनोल्फथलीन। वो अभी मैं टेबल भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें इंडिकेटर डाला मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज अभी कॉनिकल फ्लास्क में सिर्फ एसिड है, मैंने अल्कली डालना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जब मैं इसमें इंडिकेटर डाल दूंगा मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज में अभी सिर्फ किस में डाला हुआ है, एसिड में डाला हुआ है, इसके अंदर और कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ एसिड है। तो मिथाइल ऑरेंज का एसिड में जो कलर होता है ना, वो होता है रेड, तो वो सोल्यूशन रेड कलर का होगा। अब जब मैंने एल्कली डालना शुरू किया तो एसिड एकदम से तो सारा का सारा न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एल्कली थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ। कुछ H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज होंगे, कुछ HCl के H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, अल्कली के OH नेगेटिव आयन के साथ वाटर बनता जाएगा। आपने अल्कली डालना कहाँ पे रोकना है, वहां पे रोकना है जहाँ पे सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, उससे ज्यादा नहीं डालना। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है? अगर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट H पॉजिटिव आयन रह गया और लास्ट उसके लिए तुमने OH नेगेटिव आयन डाला, वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, तो अभी तक तुम्हें नहीं पता चला। जैसे ही तुम एक ड्रॉप और डालोगे ना, तो उसमें OH नेगेटिव आयन जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, एक ड्रॉप, तो ये सोल्यूशन फिर एल्केलाइन कहलाएगा। जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था ना, वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब
तुम्हारे पास सोल्यूशन एल्कलाइन हो गया, और जैसे ही सोल्यूशन एल्कलाइन होगा तो एल्कली में जो मिथाइल ऑरेंज है वो एक डिफरेंट कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एल्कली में हमें जो कलर देता है वो येलो कलर का होता है। तो सोल्यूशन का कलर जो है वो रेड से एकदम जैसे येलो होगा, आप टाइट्रेशन रोक दोगे, आप बोलोगे कि सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है। और मजीद अगर मैं एल्कली अब डालूंगा ना तो फिर एल्कली एक्सेस में हो जाएगा। मुझे एल्कली को एक्सेस में नहीं करना है, मुझे सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज करना है। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा, मैं ब्यूरिट से मैं ये देख लूंगा कि मैंने कितना वॉल्यूम ऑफ एल्कली ऐड करा है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड आपको पता है और एसिड जो है, एसिड के बारे में आपको उसकी लेट से कंसंट्रेशन पता है और आपको उसकी वॉल्यूम पता था, तो आप जो है फिर एल्कली जो डाला है उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव इसका हमारे पास ये है कि हमें एक तो सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज कराना है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव वेरी करते हैं इसमें, ये मुझे ये टाइट्रेशन से एसिड और एल्कली की कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं कि भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या आती है, इसकी वॉल्यूम क्या आती है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव कब क्लियर होगा उस्मान तुम्हारा, जब तुम अभी क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम देखोगे कि हर क्वेश्चन उसने एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पे बनाया हुआ है, उसमें वो टाइट्रेशन यूज कर रहा है। तो टाइट्रेशन एक बड़ा वास्ट काम है जिससे तुम जो है काफी चीजें पता लगा सकते हो। टाइट्रेशन सिर्फ एसिड एल्कली की भी नहीं होती है बल्कि KMnO4 और आयरन की भी होती है, वो भी हमने आगे देखनी है अभी। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज जो है ना न्यूट्रल में कोई कलर नहीं दे रहा क्योंकि न्यूट्रल पे तुम रुक ही नहीं रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि न्यूट्रल कब आएगा। तो तुम या तो H पॉजिटिव आइन रहेगा वो, और जैसे जैसे H पॉजिटिव आइन खत्म होता गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अभी 10 H पॉजिटिव आइन है, तुमने एक OH नेगेटिव आइन डाला तो 9 H पॉजिटिव आइन हो गए। तुमने और डाला करते 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 जब तुम्हारे पास आखिरी H पॉजिटिव आइन रह जाएगा ना, एक रह गया है जब कम होते होते, तो तुमने OH नेगेटिव आइन डाला, वो न्यूट्रलाइज होगा। अब मसला ये होता है कि मैं एक OH नेगेटिव आइन तो नहीं डाल सकता ना, मैं एक ड्रॉप भी डालूंगा तो इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ OH नेगेटिव आइन चले जाएंगे। तो आप किसी भी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करवा पाते हो टाइट्रेशन से। आप जो है हल्का सा थोड़ा सा एक ड्रॉप समझ लो एल्कली का आप एक्सिस में डाल ही देते हो, और जैसे ही वो एक्सिस पे होता है कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज हो गई तब जब एल्कली एक्सिस में हो जाएगा, और जैसे एल्कली एक्सिस में होगा आपका कलर चेंज येलो कलर का हो जाएगा। लेकिन सर जी सर वो दोबारा रिपीट भी तो करते हैं कि जब एक दफा आप रीडिंग नोट कर लेते हैं पिपेट से हाँ तो वो फिर अभी आप आएगा दोबारा अच्छा, जब आप एल्कली एक्सेस में हो गया एक ड्रॉप आपका तो कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब हमारा पर्पस क्या आता है कि हमने तो एल्कली एक्सेस में डालना ही नहीं था, तो हमने एक्सेस में देखो सिर्फ एक ड्रॉप डाला है, और वो जरूरी है क्योंकि कलर चेंज जब तक नहीं आएगा तुम कैसे रुकोगे। तो जिस पॉइंट पे कलर चेंज आ जाता है तो उस पॉइंट पे आपने एक छोटा सा ड्रॉप एक्सेस डाला हुआ है, इतना चलता है, इतना कंपेंसेशन हम लोग कर सकते हैं। और जैसे ही कलर चेंज आ गया, तुमने बोला कि एल्कली का एक ड्रॉप एक्सेस में चला गया, यहाँ पे टाइट्रेशन रोक दो। और फिर ब्यूरेट पे आप देखते हो कि इनिशियल रीडिंग क्या थी जब आपने डालना स्टार्ट किया था, फाइनल रीडिंग क्या हो गई है, उन दोनों को माइनस करोगे तो वॉल्यूम एडेड आ जाएगा। अब उस्मान जो आप बात कर रहे हो ना, मैंने अभी बताया ना आपको कि हम जब ये डाइल्यूशन करते हैं तो हम लोग का पर्पस क्या होता है कि हमें अमाउंट ऑफ सैंपल बढ़ाना होता है। और अमाउंट ऑफ सैंपल बढ़ाने का एक रीजन तो ये होता है कि भाई अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड या एल्कली है तो हम उसको हैंडल नहीं करना चाहते, डेंजरस होता है। और दूसरा पर्पस क्या होता है कि मेरे पास सैंपल बढ़ जाता है तो मैं मल्टीपल ऑब्जर्वेशन उस पर ले सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म कर सकता हूँ। तो टाइट्रेशन देखो, इसमें देखो ह्यूमन एरर की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हो, आप तो कलर चेंज एकदम से दिखा नहीं, आपने ज्यादा गिरा दिया। कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर्स ही नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जब टाइट्रेशन कर लेते हो एक तो फिर एक और करते हो, फिर एक और करते हो, डिफरेंट टाइट्रेशंस करते हो, फिर उसका एवरेज ले लेते हो। जैसे फिजिक्स में आप ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हो ना किसी भी एक्सपेरिमेंट की, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे उतने ज्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी आपके पास। तो हम लोग मल्टीपल टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, एक से ज्यादा टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। यूजुअली हम लोग अपने लेबोरेटरी सेटअप में OA लेवल में 3 टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, 3 बार कर रहे होते हैं टाइट्रेशन। आपको अभी जो क्वेश्चन देगा इसमें भी इसमें 3 बार की हुई है टाइट्रेशन। सही है, अब चलें क्वेश्चन की तरफ। सर बिल्कुल न्यूट्रल का पता नहीं। जी सबिया। सर मुझे समझ नहीं आया कि हाउ आर वी गोना कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड। वो अब समझ कब आएगा, जब हम क्वेश्चन में देखते हैं ना। अभी क्वेश्चन में अब क्या पता वॉल्यूम ऑफ एल्कली कर ऐड कर आना,
कैलकुलेट करवाए, क्या पता वॉल्यूम ऑफ एसिड कैलकुलेट कराए, ठीक है, वो फिर मोलर कैलकुलेशन है। अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अभी तो कोई वैल्यूज नहीं दी हुई है ना, तो मतलब क्वेश्चन सर करोगे डिफरेंट डिफरेंट तो समझ आएगा जी। एसिड का वॉल्यूम मतलब कि सॉल्वेंट, एसिड एज अ सॉल्वेंट है, और जो वो एल्कली है उसका भी एक तरीके से वॉल्यूम है, लेकिन उसके वॉल्यूम से जो है वो मोल्स निकालेंगे, क्योंकि C=N/V के फॉर्मूले में जो है एल्कली जो है वो सॉल्यूट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ये डाइल्यूशन नहीं हो रही है। अब अगर तुम्हें एल्कली की कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली तुम्हें कुछ दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एल्कली तुम्हें दिया हुआ है, एल्कली को मैं बेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर एसिड का कंसंट्रेशन तुम्हें दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ एसिड तुम्हें दिया हुआ है, तो फिर तुम इक्वेशन तुम्हें पता होगी तो तुम मोलर कैलकुलेशन करोगे। इसका हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, देखो एक एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, शायद तुम लोगों को मोल्स में वाला पार्ट याद नहीं आ रहा है, बट लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद है ना? देखो इसमें अगर एसिड और एल्कली आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये कह रहा है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ 13 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड is neutralized by 19 centimeter cube of 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो तुमसे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पूछ रहा है, लेकिन एसिड के लिए मुझे उसने सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन दी है, तो कंसंट्रेशन नहीं दी, पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को मैं Ca से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितना वॉल्यूम है एसिड का? एसिड का वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बेस के लिए बात करूं तो बेस की उसने मुझे एल्कली, बेस या एल्कली कह दो उसको, एल्कली है ना वो, तो उसकी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दी हुई है। अच्छा, बेस को ना मैं Cb से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रीजन क्योंकि अगर मैं एल्कली के से रिप्रेजेंट करूंगा तो एसिड और बेस एल्कली दोनों Ca हो जाएंगे, डिफरेंस समझ नहीं आएगा, तो एल्कली को मैं Cb से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसकी कंसंट्रेशन उसने दी हुई है 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ बेस उसने दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो ये कह रहा है कि अगर मुझे इस पूरे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एल्कली है उसको न्यूट्रलाइज कराना है, तो एसिड की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जबकि मैंने एसिड 13 सेंटीमीटर क्यूब डाला है। तो देखो अगर तुम लोगों को मोल्स याद है, तो मैं बेस से इसके जो मोल्स निकालूंगा, इतनी कंसंट्रेशन का बेस 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका इतना वॉल्यूम ऐड कराया, तो मैंने कितने मोल्स ऐड कराए होंगे? C=N/V। कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है 0.35, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो एक्सपोनेंट -3 या डिवाइड बाय 1000 करके कर सकते हो, सही है। तो हमारे पास ये जो मोल्स आ जाएंगे ये आ रहे हैं 6.65 एक्सपोनेंट -3 या 0.0066 मोल्स। सही है। अच्छा, अब देखो एल्कली के कितने मोल्स गिवन है आपको? 0.0066 मोल्स। अगर मैं इक्वेशन देखूं तो इक्वेशन में 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट? एज पर इक्वेशन, जो इक्वेशन की रेसिपी है वो तो यही है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 0.066 मोल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आए हैं उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए मुझे कितना एल्किल 0.006, अच्छा 2 जीरो है, दिस इज 2 जीरोस। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा काम आसान हो जाता है। दिस इज 0.0066 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए HCl का कितना मोल चाहिए होगा। अब 1:1 का रेशियो है, तो तुम ये करके निकालोगे भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही आएगा ना, 0.0066 मोल ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज 0.0066 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको इतने ही मोल्स एसिड के चाहिए, तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या बन रही होगी? यहाँ पे देखो एसिड के लिए अगर बात करें तो एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई नहीं दी हुई, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हो एसिड के, वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको दिया हुआ है,
तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए 0.066 मोल्स। अरे यार 0.0066 मोल्स। वॉल्यूम 13 सेंटीमीटर क्यूब है। अगेन इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना इन ऑर्डर टू गेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये आ जाएगा 0.51 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जी उस्मान बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक ही मतलब एसिड में ही आप जो है उसी का वॉल्यूम ले रहे हो और उसी की मतलब कहना चाहिए कि मोल्स ले रहे हैं, मतलब बताने हाँ तो मतलब ये तो आप जो है उसकी कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन जब पढ़ाए तो उससे पहले तो आपने बताया था कि अगर आपके पास NaCl सॉल्ट है और वाटर है तो सॉल्ट ऐड करे जा रहे हैं, सॉल्ट का जो है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो इस तरीके से हम कोई दूसरी सब्सटेंस ऐड करवा रहे थे तो फिर हम कंसंट्रेशन निकाल लेते कि वो दो सब्सटेंसेस की अलग कंसंट्रेशन आ रही थी। लेकिन इसमें जो है वो एक ही चीज, मतलब जैसे एसिड है उसी के अंदर की कंसंट्रेशन, एसिड ना किसी के अंदर ऐड किया गया, एसिड तो आपका खुद का एक वॉल्यूम है और उसके हमने उसी के मोल्स निकाले और उसकी कंसंट्रेशन कैसे, मतलब हमने किसी के अंदर ऐड तो नहीं ना किया। सही है, ठीक है होगी। अच्छा देखो, एसिड जो है, एसिड का जो वॉल्यूम है ना 13 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो एसिड तुम्हें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। सॉल्वेंट होगा पानी, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें एसिड डाल के उसने सोल्यूशन बना के दिया एसिड का। समझ आई बात? तो इसी सर तरह जो फिर तो एल्कली है, देखो इसी तरह जो एल्कली है ना उसमें भी आपको सॉल्यूशन बना के दिया है। मतलब एल्कली उसने कभी लिया होगा सॉल्यूट, उसको पानी में डाला, अब जो है ना तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑफ एल्कली बना हुआ है। कंसंट्रेशन निकाली क्यों थी? देखो तुम्हारे पास, अब इसको जरा समझ लो जिसको भी ये कंफ्यूजन है ना, हमारे पास कि हमने क्या किया, हमारे पास था पानी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी था, मैंने इसमें क्या करा, एसिड डाला HCl, और HCl मैंने उसमें डाल दिया लेट से 200 ग्राम्स। अब फिर हमने इसकी कंसंट्रेशन निकाली थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो HCl के पहले हम लोगों ने निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स, और वो कैसे निकालेंगे HCl के नंबर ऑफ मोल्स? मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास, और HCl इज अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ HCl है 200 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अगर निकालो तो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये बन जाएगा 36.5। तो ये हो गया 36.5। तो हमने जब मोल्स ऑफ एसिड निकाले वो आए थे 5.5 मोल्स। अच्छा, ये 5.5 मोल हमने कितने सॉल्वेंट में डाले थे? 500 सेंटीमीटर क्यूब में। तो कंसंट्रेशन क्या आई थी? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हैं 5.5 मोल, और ये मैंने कितने वॉल्यूम में डाले हैं? 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में अगर लिखना है तो डिवाइड बाय 1000, और ये हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सही है। इससे जब मैंने कंसंट्रेशन निकाली तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन आई 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5, 11 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? ये जो मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ एसिड बना है ना, इसको मिलाने के बाद, तो ये जो एसिड है मेरा, इसकी कंसंट्रेशन है 11 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मैं इस एसिड का, अब ये 500 सेंटीमीटर क्यूब का एसिड बना है, क्योंकि वॉल्यूम मैंने पानी का कितना लिया था? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एसिड जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब का है। इस एसिड में से अगर मैंने सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है तो उसकी कंसंट्रेशन तो वही रहेगी ना, 11 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही रहेगी। तो यहाँ पे अब अगर मैं एक, तुम्हें एसिड उसने मुझे ऐसा दिया हुआ है, ये बना के दिया हुआ है उसने मुझे, इसी तरह एल्कली भी उसने मुझे बना के दिया हुआ है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का काम तो वो करके मुझे दे रहा है आगे। समझ आई उस्मान बात? ओ अच्छा, मतलब कि जो है ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये जो निकल रहा है ये वाटर और एसिड का मिला के है। यस, एसिड इसमें डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो ये ठीक है। तुम लोगों को ये वाला काम समझ आया? यस। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कहाँ, कौन बोल रहा है? ये कौन है ये? सर मैं बोल रहा हूँ, मोमिन, मोमिन। क्या हो गया? मोल्स तो पढ़ लिया ना तुमने? क्वेश्चन हार्ड नहीं समझा है ना?
क्वेश्चन ये 13 वाले समझाया ना? हाँ 13 वाला ही समझा है। बस सही है, ये तो समझा हुआ है। अच्छा ये लास्ट क्लास में भी समझाया था। देखो इस काम को शॉर्टकट में करने का क्या तरीका है, अगर मेरे पास एसिड और एल्कली का रिएक्शन हो रहा है ना, ओनली फॉर एसिड एंड एल्कली मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो पहले मैं एल्कली के मोल्स निकालूंगा, फिर इक्वेशन से देखूं कि दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एल्कली का 0.0066 मोल आया तो उसके लिए एसिड का भी 0.0066 मोल चाहिए होगा। अब एसिड का मोल आ गया तो एसिड की वॉल्यूम से मैं उसकी कंसंट्रेशन निकाल लूँ। ये काम डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, CaVA/Na, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये जो इक्वेशन में मोल्स लिखे हुए ना वाले मोल्स हैं। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली जिसको मैं Cb लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एल्कली जिसको मैं Vb लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कली जिसको मैं Nb लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो मोल्स हैं अगेन ये जो इक्वेशन में एल्कली के मोल्स दिए हुए ना वो है। अब अगर HCl को देखो तो इक्वेशन में 1 मोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो तो इक्वेशन में 1 मोल है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपको नहीं दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज भी करने की जरूरत नहीं है डेसीमीटर क्यूब में। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, इक्वेशन में देखो कितने 1 मोल है ना, तो ये 1 मोल आपने यहाँ पे आके लिख देना। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली देखो कितनी दी हुई है 0.35, वॉल्यूम ऑफ एल्कली आपको दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों जगह सेंटीमीटर क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कली इक्वेशन में 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिख दो, तो इससे भी आप कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल सकते हो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 1, और 13 जो है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास यही आना चाहिए जो आपने यहाँ से निकाला है, विच इज 0.51 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ एसिड और एल्कली के रिएक्शन में ही लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एसिड और मेटल का रिएक्शन हो रहा है और ये फॉर्मूला लगा के आ गए, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बननी सिर्फ एल्कली और एसिड की है, क्योंकि एल्कली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। तो देखो ये काम हमारा हो रहा होता है न्यूट्रलाइजेशन का। अब जब टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना, तुम रिएक्ट क्या करवा रहे हो, एसिड और एल्कली को रिएक्ट करवा रहे हो। अब ये जो वैल्यूज इसने दी हुई है हमें, ये इसने टाइट्रेशन परफॉर्म करके निकाला होगा। उसने एसिड की उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता थी, उसने एसिड की जो है वॉल्यूम बता दी कि भाई इतना एसिड लगा है, 13 सेंटीमीटर क्यूब एसिड लगा है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ एसिड की कंसंट्रेशन क्या है जिससे मैं न्यूट्रलाइजेशन करवा रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें भी इसने क्या बोला कि हमारे पास क्या कहते हैं, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली है तुम्हारा, उसकी कंसंट्रेशन उसने नहीं बताई है, इस बार वॉल्यूम बता दी है उसने कि वॉल्यूम लगा है उसका 30 सेंटीमीटर क्यूब इज यूज टू न्यूट्रलाइज 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो एसिड है उसका उसने तुम्हें क्या बताया इस बार, एसिड का इसने तुम्हें वॉल्यूम बताया और कंसंट्रेशन दोनों बता दी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है 0.1 और वॉल्यूम ऑफ एसिड है 30 सेंटीमीटर क्यूब। आपने कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली निकालना है कि किस एल्कली का कंसंट्रेशन यूज कर रहे थे आखिर जिसके 30 सेंटीमीटर क्यूब से ये वाला एसिड न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। अगेन फॉर्मूला वही वाला यूज करो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड तुम्हें दी हुई है 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड तुम्हें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से लिखा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वेशन में 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डाल देना 1। ठीक है, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बेस यानी एल्कली जो कि नहीं दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ बेस एल्कली जो कि दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कली तुम्हें इक्वेशन में यहाँ दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिख दोगे 2। तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ बेस आ जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30। सही है। चलें आगे बढ़ें। तो दिस वाज अबाउट टाइट। उस्मान क्या कह रहे हो, टाइटेशन सॉल्ट की प्रिपरेशन में ही तो पढ़ा था। सर जी सर वो सॉल्ट की प्रिपरेशन में पढ़ा था, तो ये एसिड और अल्कली में हम न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ रहे हैं।
कि उनको न्यूट्रलाइज करवाना है और वहाँ सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए, तो ये मतलब क्या है? तो टाइट्रेशन तो पढ़ लिया था ना, कॉन्सेप्ट तो ले लिया था, क्या टाइट्रेशन की कैलकुलेशन नहीं की थी। देखो टाइट्रेशन से इन दी एंड आपके पास सॉल्ट बन रहा है ना, तो सॉल्ट तो प्रिपेयर हो रहा है उससे। अच्छा, टाइट्रेशन का एक काम नहीं होता कि सिर्फ सॉल्ट प्रिपेयर करवाना है। टाइट्रेशन का यहाँ पे आपने दूसरा काम देखा, टाइट्रेशन के 10 काम और होते हैं, ठीक है, सारे तो नहीं बढ़ाने हमें। अच्छा तो सर, ये टाइट्रेशन जो आपने मल्टीपर्पस जी टेक्निक है सर, हमारे पास जी। सर ये जो C इज इक्वल्स टू N/V का फॉर्मूला आप एसिड से उसके वॉल्यूम नहीं मोल्स नहीं निकाल सकते थे? C इज इक्वल्स टू NO अपॉन V वाला फॉर्मूला जो है किसके मोल्स? एसिड के? हाँ, एसिड के निकाल जी, सकते हो। फिर तुम्हें तो अल्कली की कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो फिर तुम वो स्टोइचियोमेट्री लगाओ पूरी, जो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कराया। इसको रेशो करो मेथड, CaVa, रेशो एसिड के मेथड। मोल्स निकालो। हाँ, रेशियो मेथड लगाओ पूरा। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन जब एक आसानी है तुम्हारे पास एसिड और अल्कली के रिएक्शन में, तो कर सकते हो। नहीं तो वो करो, उससे भी वही आना है आंसर। ठीक है, इससे मोल्स निकालोगे एसिड के, तो ये तुम्हारे पास आ जाएंगे 6 एक्सपोनेंट -3 मोल्स। अब फिर वो एसिड और फिर अल्कली कंपेयर 1:2 के कराएंगे, रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर बिल्कुल। देखेंगे कि देखो 1 इतने मोल ऑफ मोल्स एसिड में से 2 उससे मोल ऑफ कितने। अल्कली बन रहा है। एग्जैक्टली हाँ तो जी, ये ट्वाइस हो नॉन जाएगा नॉन ना, सर 1:2 नॉन। का रेशियो है। हाँ, अब तुम्हारे जी पास अल्कली के 2 × 6 एक्सपोनेंट -3 मोल्स आ गए। अब अल्कली के अब तुम्हें मोल्स पता चल गए, तो अल्कली का वॉल्यूम तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो कंसंट्रेशन निकाल लो। जी तो ये काम ऐसे भी कर सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो आसान लग रहा है कर लो। ठीक है सर। सर जी मोमिन। सर ये तो सीएम में है ना वॉल्यूम, डीएम में नहीं करेंगे इसको? कौन सी वाली वॉल्यूम? कौन से वाले वॉल्यूम फॉर्मूले? एसिड कौन की से और वाले दोनों की मेथड में पूछ रहे हो? देखो ये 14 जो के। CaVa वाला मेथड पूछ रहे हो, उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम रखा है, तो वो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये वाला मेथड कर रहे हो जिसमें स्टोइचियोमेट्री यूज करनी है, रेशियो मेथड, तो उसमें पे तुम्हें डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना मैथ्स अगर तुम्हारी पक्की है तो तुम्हें समझ आ जाएगी ये बात। हाँ वो तो आ गई सही। आ गई? अच्छा, मैथ्स का बोला तो आ गई। चले। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं ना जरा। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है एटीपी टाइट्रेशन का। इसमें होता क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। हाँ चलिए, लेकर करा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मजाक क्या है कि अगर ये तुम्हें समझ आ जाता है पूरा क्वेश्चन तो भी हो जाएगा, तो अच्छे से होगा, नहीं आता तो भी हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो तुम्हें ना बड़े ध्यान से सुनना है, वो टेक्निक भी के समझना भी है, और जिनको समझ नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो उनको चीजें याद रखनी है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। 10-12 क्वेश्चन करोगे समझ तो आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे अचीव होना शुरू हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता पेपर में बैठते हो, तुम्हें टेक्निक नहीं समझ आ रही, तो तुम्हें स्टेप्स पता होंगे कि आप ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, और मार्क्स आ जाएंगे। तो 13-14 मार्क्स तुम्हारे बच जाएंगे जाते जाते। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट इज गिवन अ इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं जब कराऊंगा ना, तो मुझे काफी टाइम लगना है, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। लेकिन अगली क्लास में जब दूसरा क्वेश्चन मेरे साथ करोगे ना, तो मैं तुम्हें वो टेक्निक बताऊंगा कि इसको फास्ट कैसे करना है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। A student is given an impure sample of calcium hydroxide. The student attempts to determine the percentage by mass of calcium hydroxide in the sample. देखो ये जो डिटेल इसने लिखी हुई है ना, ये डिटेल जो है अक्सर काफी बड़ी भी होती है। तो ये डिटेल जो है, अक्सर ये होता है स्टूडेंट्स को ना समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या क्या बातें कर रहा है, अजीब अजीब सी। तो मैं तुम्हें कहूँ तो अभी फिलहाल तो मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि ये डिटेल फॉरगो कर दो, देखो मत, अभी फिलहाल पढ़ने की कोशिश करो। और अगर इन केस ये डिटेल अगर तुम्हें हर क्वेश्चन में मुश्किल कर रही है ना, तो तुम इस डिटेल को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में पूरी जान मानना कि समझ के जाओ यहाँ से। तो ये क्या कह रहा है कि आपने एक सैंपल लिया जिसमें एक्सपेक्टेड है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है सारा,
ठीक है, आप कह रहे हो कि सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो सॉलिड फॉर्म में है अभी, इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पता इसमें ना कोई मिलावट हो। अब मिलावट में कुछ भी हो सकता है भाई, कोई सॉल्ट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट डाला हुआ है, सोडियम नमक डाल दिया, वाइट होते हैं ना दोनों, वाइट नमक डाल के बेच दिया। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की थी, याद है कि में से कोई जो सॉल्ट बेच रहा था, तो सॉल्ट देना था कैल्शियम सल्फेट, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी क्रिस्टल्स आ गए थे। तो सैंपल इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि इसमें कोई गंदी चीज या मट्टी या कचरा मिला हुआ होगा, कोई और अगर कंपाउंड या एलिमेंट उसमें मिला हुआ है तो वो केमिस्ट्री की नजर से इम्प्योर है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हो उसको, तो फिर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होना चाहिए। तो आपने उसकी परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब, आपने इसका पूरा मास निकाला, टोटल मास जो भी है कंटेनर में जितना भी अमाउंट दिया हुआ है, और उसमें सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा उसका मास निकालोगे, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। अगर ये 100% नहीं आ रहा तो मतलब ये इम्प्योर है। तो स्टूडेंट जो है ना, उस बेचारे पे ना अभी ये मुसीबत आ गई है कि उसको पता लगाना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस पूरे सैंपल में कितना परसेंट है। एक तो आसान काम ये है कि वो लिख दे 100% है, बात खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। तो वो चेक करने के लिए वो क्या करेगा, उसने क्या किया था, सैंपल इज प्लेस्ड इन अ वेइंग वेटेड बीकर। उसने एक बीकर में जो है उस सैंपल को डाला और उसको दोबारा रीवे कर लिया। मतलब वो पहले एक बीकर लेगा, एम्प्टी बीकर का मास लेगा, क्योंकि सैंपल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो पाउडर जो है अपने मास बैलेंस में नहीं फेंक देगा, सारा इधर उधर हो जाएगा, फिर उसको उठाएगा कैसे, आधा तो उस पर रह जाएगा। तो पहले वो एक बीकर लेगा, उस बीकर का एम्प्टी बीकर का मास लेगा, फिर उस बीकर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद फिर दोबारा बीकर और कंटेंट मतलब विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका मास लेगा। फिर इन दोनों के मासेस को जब वो माइनस करेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होता है, पहला पार्ट कि उसने मास ऑफ बीकर प्लस सैंपल लिया और मास ऑफ बीकर लिया और वैल्यूज। अब क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं कर रहे हो लेबोरेटरी में बैठ के, तो तुम्हें वो परफॉर्म करके वैल्यूज बताता जा रहा है कि भाई मैंने जब ये किया तो ये मास आया, जब ये किया तो ये मास आया, आगे तुम कैलकुलेट कर लो। तो अक्सर जो है ना ये यहाँ पे वेइंग बॉटल भी लेता है, एक वर्ड यूज करता है वेइंग बॉटल। तो वेइंग बॉटल क्या होती है, तुम्हारे पास ऑरेंज कलर की एक डिश टाइप की होती है छोटी सी, उसका वो एम्प्टी वेइंग बॉटल का मास लेता है, और फिर उसमें कुछ कंटेंट जिसका भी मेजर करना होता है वो डालता है, फिर मास ऑफ कंटेंट प्लस वेइंग बॉटल लेता है। एम्प्टी बॉटल का मास उसमें से माइनस कर देता है तो सिर्फ मास ऑफ कंटेंट आ जाता है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो वो तुमसे पूछे कैलकुलेट द मास ऑफ द सैंपल यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो हमेशा यहाँ पे एक बीकर या कोई भी यहाँ पे अपैरेटस लिखा हुआ है ना, प्लस सैंपल होगा फिर एम्प्टी का होगा, मास ऑफ बीकर या एम्प्टी बीकर कुछ लिखा हुआ होगा उसने। तुम्हें हमेशा इन दोनों को माइनस करना होता है। अब अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ना ना, तुमने दो वैल्यूज देखी मास में ऊपर वाले क्वेश्चन में, तुमने उठा के उन दोनों को माइनस कर दिया, उसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया 51.23 माइनस 49.86, जो तुम्हारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.37 ग्राम्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है ना, जो जिसको तुम समझ रहे हो, जो सैंपल बोलेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें पता नहीं पूरा है 1.37 ग्राम है भी या नहीं, वही तो निकालना है। हम उसको बोलेंगे हमारा सैंपल का मास आ गया 1.37 ग्राम्स। राइट, यहाँ तक बात समझ आई, एक मार्क पक्का हो गया तुम्हारा, आगे बढ़े। एक मार्क अगर तुम्हें ऊपर तक नहीं भी समझ आए तो एक मार्क तो तुम निकालोगे ना इन दोनों के मासेस को माइनस करके, सिर्फ माइनस तो करना है, हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, अब जरा देखते जाओ मार्क्स कैसे बनते हैं इस क्वेश्चन में। फिर वो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसने लिया, एक्सेस में डाला, किसमें, टू द बीकर यूजिंग अपैरेटस से। अब ये जो बीकर था ना, इसके अंदर इसने क्या करा, इस बीकर में जो उसने सैंपल लिया अपना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, उसने उसमें एक्सेस HCl डाल दिया। अच्छा, रिएक्शन होगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड का, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, रिएक्शन की इक्वेशन भी दे दी है, बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी है, और क्या चाहते हो उससे। ठीक है, डाला, apparatus A is added to the beaker using apparatus A। अब ये जो HCl डाला है ना, वो HCl उसने apparatus A से डाला है, और apparatus A की नीचे डायग्राम बनाई हुई है तुम्हें। अच्छा, अब एक्सेस डाला है, apparatus A तुम पहचान तो गए होगे कि पिपेट है, the impurity dissolve but do not react with hydrochloric acid। ठीक है, अब अगर सैंपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा भी कुछ और है ना, जैसे मैंने कहा कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट भी है अगर, तो
ये जो HCl आपने डाला है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही रिएक्ट होगा, बाकी जो चीजें उससे रिएक्ट नहीं होगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवा दिया, खत्म करा दिया। अच्छा जी, बाकी कुछ और चीज भी थी, अगर उसमें मट्टी थी या कुछ और था तो वो जो है वो रिएक्ट नहीं होगा। लेकिन जिस भी तरह की इम्प्योरिटीज थी ना, वो कह रहे हैं कि इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो गई। इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो रही है, कोई ऐसी इम्प्योरिटी होगी जो कि सॉल्युबल होगी पानी में, सही है, डिसॉल्व हो गया, आई डोंट केयर कि क्या है इसमें भाई, लेकिन कुछ है, अगर तो है, अब वो मुझे अभी तक नहीं पता, वो मैं कंफर्म करूंगा कि बाकी इम्प्योरिटी थी या नहीं थी। नेम द apparatus ए, apparatus ए है पिपेट, PIPETTE, ये स्पेलिंग याद कर लेना, 1 मार्क तुम्हें यहाँ मिल जाएगा सिर्फ लिखने का। अच्छा, एक सवाल इसमें ये उठता है कि भाई जब एक्सिस एसिड डालना था तो पिपेट यूज करने की क्या जरूरत है? पिपेट तो एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है ना भाई, उसकी मर्जी, कर लिया डाल दिया उसने, लेकिन वो कह रहा है एक्सिस डाले, डाला होगा एक्सिस, मैं कैसे कह दूंगा नहीं 25 सेंटीमीटर क्यूब डाला है या कुछ डाला है, ठीक है, लेकिन इसने 25 सेंटीमीटर क्यूब ही डाला है इसमें, लेकिन वो एक्सिस हो गया, अब हो गया, अब ये कैसे पता कि एक्सेस हो गया? 25 सेंटीमीटर क्यूब एक्सेस हुआ ये नहीं हुआ, ये जब वो कह रहा है कि एक्सेस हो गया तो बस हो गया, मान लो ये बात, सर ठीक है जी। सर सर इस तरह भी तो देख सकते हैं कि हो सकता है एल्कली का जो वॉल्यूम है बीकर में वो 25 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब डला हो जब HCl, तो वो उस हिसाब से ज्यादा हो, मतलब कि अगर नहीं, एक्सेस का मतलब ये नहीं होता, एक्सेस का नहीं मतलब ये नहीं कि उसने सारा एक्सेस का का सारा नहीं कह एल्कली रहा, रिएक्ट करा दिया। नहीं मैं 25 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ, मतलब हम तो ये कह रहे हैं ना कि 25 सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा न्यूट्रलाइज होगा, तो इस सेंस में नहीं, मतलब हमेशा इस नहीं कहते सिचुएशन हम, में वो फिर हमें नहीं पता होता, इसलिए उसने हमें बता दिया है कि जो मैंने 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिड डाला है ना, उसने सारा का सारा न्यूट्रलाइज भी करा दिया और ये एक्सेस में भी। अब तुम्हें कैसे पता होता? वो उसने लिखा हुआ है एन एक्सेस, तो तुम्हें माननी पड़ेगी उसकी बात। उसकी बात मैं क्यों तुमसे मनवा रहा हूँ कि उसने जब कहा हुआ एन एक्सेस, तो उसका मतलब क्या है कि सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिनिश हो गया है, ठीक है, फिनिश हो गया है, फिनिश हो गया है, तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट में तुम्हारे पास होगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और जवाब दो ना, इम्प्योरिटी 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 और एक चीज और होगी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ओके खत्म हो गया, एसिड एक्सिस में डाले है ना, तो लेफ्ट ओवर एसिड भी तो होगा बचा हुआ, जी नहीं है ना, यही तो काम की जी चीज है, लेफ्ट ओवर एसिड है। अब ये लेफ्ट ओवर एसिड से ही सारा काम करवाएगा तुमसे, वो तुमसे सर पता लेकिन लगाएगा कि बताओ कितना लेफ्ट ओवर एसिड है। सर एसिड जो लेफ्ट हो गया है वो भी तो एक तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, होगा तो एसिड ही ना, H पॉजिटिव आयन मतलब और Cl नेगेटिव आयन होगा, रहेगा तो हाँ एसिड ही ना, हाँ लेकिन तो डिजॉल्व हो सोल्यूशन जाएंगे, तो हम ये एसिडिक रखेगा वो, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो तो तुम्हें वो रखेगा कर लेकिन टाइट्रेशन क्रिस्टल करोगे, फिर वगैरह। टाइट्रेशन करोगे, ऊपर से कोई एल्कली गिराओगे और तुम ये निकालोगे कि इस फ्लास्क के अंदर कितना एसिड अभी पड़ा हुआ है, लेफ्ट ओवर एसिड। जब तुम लेफ्ट ओवर एसिड निकाल लोगे, तुम बोलोगे यार मैंने डाला 25 सेंटीमीटर क्यूब, इतना डाला था, अब लेफ्ट ओवर इतना रह गया, तो बाकी कहाँ गया? बाकी रिएक्ट हुआ, कितना रिएक्ट हुआ तुम वो निकाल लोगे, ठीक ठीक है। अब ये अगर बात नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, चलते रहो, ये मैं इसलिए बहुत डिटेल में घुस के इसलिए समझा रहा हूँ कि समझ आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आती है तो हम इसमें से सारे मार्क्स उठा लेंगे सिवाय 2-3 मार्क्स के। अच्छा, आगे वो कर रहा है कि व्हाट इज द सेफ्टी आइटम दैट शुड बी यूज्ड विद दिस apparatus ए। सेफ्टी आइटम देखो, अब जब पिपेट यूज करते हो ना, तो पिपेट जो है उसको भरते कैसे हैं? पिपेट जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ, पतला सा होता है स्ट्रॉ की तरह, उसको भरने के हमारे पास एक तरीका है, तो यह है कि मैं माउथ से सक्शन कर लूँ, तो स्ट्रॉ की तरह खींचूं और 25 सेंटीमीटर क्यूब तक जब आ जाए तो मैं उसको रोक दूं और उस पर थंब रख देता हूँ। वो बड़ा डेंजरस है, अगर तुम एसिड सक कर रहे हो और अगर तुमने वो ज्यादा जोर से खींच लिया तो एसिड जाएगा तुम्हारे मुंह में, वो तुम्हें नहीं करना है। हम लोग जो यूज करते हैं ना इसको सक्शन करने के लिए, उसको हम कहते हैं सक्शन बल्ब, ठीक है, क्योंकि एसिड टॉक्सिक होता है। सक्शन बल्ब, फिल्टर बल्ब या सक्शन बल्ब कह दो तुम, बहुत सारे उसके नाम है, लेकिन हम लोग जो है ना वो सक्शन बल्ब यूज कर रहे होते हैं ना, वो रेड कलर का होता है। तुम्हें मैं उसकी डायग्राम दिखाई तो होगी कभी ना कभी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के हैंडआउट में वो मैंने डाली थी, उसमें बात हुई थी। अब सर ATP में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो आप बताएं किस तरह के, ये फिजिक्स में भी इस तरीके के सवाल आते हैं, इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता, अब मतलब ये हर तरह अलग अलग आएगा, मतलब कि अलग से नहीं बताई जाती बात कि इसको इस तरह यूज करेंगे।
तो ये मतलब याद रखनी पड़ेगी या फिर ये सवाल हर तरीके का अलग अलग आएगी बात? नहीं, थोड़े बहुत चेंज होंगे लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा होगा। तुम करोगे ना मेरे साथ 5-6 क्वेश्चन तो तुम्हें आ जाएगी समझ, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जैसे वैरायटी बहुत ज्यादा है ना, केमिस्ट्री के एटीपी में वैरायटी नहीं है उसके पास करने के लिए, तो वहां पे वो नहीं कर सकता कि भाई चलो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी पढ़ा था उससे भी बना लेते हैं, एनर्जेटिक्स भी पढ़ा है उससे भी कोई बना लेते हैं। इसने सेट किया हुआ है कि एक क्वेश्चन टाइट्रेशन का डालना है, एक क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का डालना ही डालना है जिसमें टेबल यूज करवाना है। तो वो जो तुम बात कह रहे हो ना, मैं तुम्हारी समझ गया हूँ क्योंकि मैंने फिजिक्स का एटीपी देखा हुआ है, उसमें होती है वैरायटी, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, इसमें नहीं होती। तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि इसमें वैरायटी नहीं है। अगर तुम एटीपी के 5 साल के भी क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो तुम्हें समझ लो कि एटीपी का हर चीज पता है कि क्या क्या आ सकती है, ठीक है, और उसी में से आएगी, ठीक है। जिसने भी पूछा था सवाल, अच्छा सवाल था। अच्छा, अब देखो ये होता है सेक्शन बल, इस तरह का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पिपेट के ऊपर जो है ना ये उठा के लगा देते हैं। अब कैसे लगाते हैं पिपेट के ऊपर उठा के, ये तुम लोग चाहो तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, वैसे इतनी उसकी नीड नहीं है कि कैसे लगाते हैं, बस ये ऊपर लगा देते हैं। इसमें एक हमारे पास वो होता है, एक बटन होता है जो होता है सक करने का, एस लिखा हुआ होता है उस पर, उसको दबाते हैं तो सक्शन हो जाती है। जब वापस निकालना होता है तो ई इजेक्ट का बटन होता है वो दबा देते हैं, बस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे वो कह रहा है व्हाट इज द सेफ व्हाई इज द सेफ्टी आइटम यूज्ड। सेफ्टी आइटम हमने इसलिए यूज करा है कि हम उसको माउथ से सक नहीं करना चाह रहे। माउथ से सक करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास वो माउथ में जाएगा तो बर्न्स प्रोड्यूस, करोसिव होता है, बर्निंग करेगा, ठीक है, एसिड बर्न्स हो जाएंगे। या अगर जो भी इससे आप जरूरी हमेशा एसिड इसमें सक कर रहे हो पेपेट में, क्या बदल के कर रहे हो, बट यू आर नॉट सपोज टू डू इट विथ योर माउथ, ठीक है, बिकॉज एसिड इज करोसिव और मे कॉज बर्न्स इन माउथ, ठीक है। अपनी जबान में जो लिखना चाहो लिख दो। तो अब तक देखो तुम्हारे 1 2 3 4 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे हो गए सिक्योर, वो तो कहीं नहीं जाने वाले, सिंपल सिंपल से मार्क्स है, ठीक है। बीकर के अंदर अभी तुम्हारे पास क्या है, लेफ्ट ओवर एसिड है, कैल्शियम क्लोराइड जो बना है वो है, सॉल्ट, कुछ वाटर होगा और कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। यहाँ तक चलती है बात, समझ आती है। अब यहाँ तक जो हमने बीकर बनाया है ना उसको हम आगे तक लेके चलते हैं ताकि देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है इसके साथ। आगे वो क्या कह रहे सर हैं, इम्प्योरिटीज तो डिसॉल्व हो गई थी ना? हाँ इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो गई है लेकिन है तो ना बीकर में, सही है, बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। एसिड भी डिसॉल्व हुआ है, सॉल्ट भी, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है वो भी डिसॉल्व हुआ है, लेकिन बीकर में है तो ना, सब कुछ सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन है तो ना, एग्जिस्ट तो करता है सॉल्युबल फॉर्म में। अच्छा, अब वो कह रहा है द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर देन ट्रांसफर्ड टू अपैरेटस बी। अब अपैरेटस बी उसने एक नया अपैरेटस दे दिया तुम्हें। द स्टूडेंट वॉशेस द बीकर आउट विद डिस्टिल वाटर। अच्छा, ये जो अपैरेटस बी है ना ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसे पहचानोगे, उसके शेप से पहचानोगे, इसकी लॉन्ग नेक होगी और यहाँ से जो है ना नीचे से थोड़ा सा राउंड सा होता है, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ज्यादा अपैरेटस भी नहीं होते हैं केमिस्ट्री में ना, गिनती के 10-12 अपैरेटस हैं जो बार बार यूज होगा, 5 भी क्वेश्चन करोगे ना सब गुजर जाएंगे तुम्हारे सामने। और मैंने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का जो हैंड आउट दिया हुआ है उसके आखिर में सारे अपैरेटस भी बनाए हुए हैं तो वो भी देख लेना, और मैं एटीपी का हैंड आउट तुम लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, वहां से भी देख सकते हो। अच्छा, उसने क्या करा, कंटेंट ऑफ बी आर देन ट्रांसफर टू अपैरेटस, उठा के सबका अपैरेटस बी में डाल दिया, चलो गुड हो गया, डाल दिया। फिर उसने क्या करा, द स्टूडेंट वॉशेस द बीकर आउट ट्वाइस विद डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर्स द वॉशिंग टू द अपैरेटस बी। बीकर में से जब डाल दिया ना, तो बीकर में देखो तुम लोगों को पता है ना किसी कंटेनर से कोई चीज निकालो तो थोड़ी बहुत रह जाती है, तो उसने बोला कि नहीं मुझे सबका सब इसमें डालना है, तो उसने क्या करा, उसमें डिस्टिल वाटर डाला और उसको हिलाया, हिलाने के बाद और डाला। जैसे बचपन में वो दवाई नहीं पीते थे सोल्यूशन वाली, पाउडर वाली पानी डाल के, तो अगर वो रह जाती है तो उसमें थोड़ा सा और पानी डालो, हिलाओ और पी लो, ताकि सारी की सारी डोज तुम्हारे अंदर चली जाए। इसी तरह in order to ensure that all of the content has been transferred, तो उसने उसको थोड़ा सा पानी डाला और पानी डालने के बाद और डाल दिया, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, द स्टूडेंट सर देन थोड़ा मेक्स आहिस्ता अप द बताएं, सॉल्यूशन। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मतलब आहिस्ता बताएं, आहिस्ता, समझ नहीं आई बात। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ो, जरा पढ़ के उसकी वर्डिंग समझ आ रही है। द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर देन ट्रांसफर्ड टू अपैरेटस बी।
बीकर का जो भी कुछ बना हुआ था उठा के तुमने उसको डाल दिया अपैरेटस बी में, जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। फिर स्टूडेंट वॉशेस द बीकर आउट ट्वाइस विद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से वॉश हुई, जब उसने डाल दिया ना, तो अब इसमें देखो कहीं ना कुछ कैल्शियम क्लोराइड या जो भी चीज है ना बीकर में वो लगी रह जाएगी। तो उसमें वो डालेगा पानी, डिस्टिल वाटर। पानी डालने के बाद हिलाएगा ताकि सारा का सारा और जो लगा हुआ है दीवारों के साथ वो डिजोल्व हो जाए, और फिर दोबारा डालेगा। तो इसने ये 2 बार किया काम, क्योंकि वो कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा है बीकर में। ठीक है, सब का सब जो है ना उसको ट्रांसफर करना है हर हाल में। ठीक है, सो दैट नथिंग रिमेन्स इन द बीकर, इसलिए वो वॉशिंग कर रहा है उसकी, पानी डाल के हिला के डाल रहा है। अब समझ आई बात? यस सर, ठीक है, समझ में फिर आ गई। उसने क्या करा, द स्टूडेंट देन मेक्स अप द सॉल्यूशन टू 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क। अब जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब पे एक मार्क होता है। तो वो कह रहा है उसने सोल्यूशन को मेकअप करा विद वाटर और 250 सेंटीमीटर क्यूब का बना दिया उसको। इसमें जो भी डाला था ना तुमने बीकर से, वो तो यहाँ पे नीचे आ गया, इतना सा था वो, थोड़ा सा। तुमने फिर इसमें पानी डाला, डाइल्यूशन कर रहे हो तुम, पानी डालोगे तो ये पानी तुमने बढ़ा दिया उसमें और इसको बना दिया 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात डिस्कस हुई ना कि ये काम क्यों करता है। ये काम वो इसलिए करता है ताकि अगर एसिड कंसंट्रेटेड है तो डाइल्यूट हो जाए। एसिड था ना, लेफ्ट ओवर एसिड भी तो था ना। चलो सॉल्ट है वो तो तुम्हें कोरोसिव नहीं होता, लेकिन एसिड तो था। और दूसरी बात के, ताकि इसमें से जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके पास सैंपल ज्यादा हो, एक नहीं बल्कि 2-3 टाइट्रेशन वो परफॉर्म कर सके। अगर थोड़ा सा ही होगा, एक टाइट्रेशन तुमने की तो खत्म हो गया, फिर तुम दोबारा से चले जाओ स्टेप 1 पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, उसको मास मेजर करो, पूरा प्रोसेस दोबारा करने के बजाय तुमने यहाँ पे सैंपल बढ़ा लिया अपना। तो जो चीजें बीकर में थी ना वही चीजें इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी आएंगी, क्योंकि तुमने वही तो चीजें डाली है। कैल्शियम क्लोराइड जो बना था, लेफ्ट ओवर एसिड, और जो भी इम्प्योरिटीज तुम्हारे पास होंगी, सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। बस तुमने इसमें क्या करा है, सिर्फ पानी एडिशनल डाले ना, तो पानी डालने से सिर्फ क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, बाकी इन चीजों का जो मास और मोल्स हैं वो तो सेम रहेंगे। सही है, जैसे ऊपर बात हुई थी डाइल्यूशन की, कि आपने क्या करा है, सिर्फ पानी डाला। अब पानी डालने से इनके जो मोल्स हैं वो पहले कम वॉल्यूम में फैले हुए थे, अब ज्यादा वॉल्यूम में फैल जाएंगे, रहेंगे मोल्स उतने ही, कंसंट्रेशन हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक हुआ, आगे बढ़े, किसी को कोई कंफ्यूजन? सही अपलोड करेंगे आप? मैं अपलोड करूंगा बिल्कुल। सर आप इसकी ये जो आप वो करवा रहे हैं वर्कशीट, ये आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे खुद, ताकि वो थोड़ा सा खुद कर। ठीक है, थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा है। सर आप क्या ये पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, अभी? ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें लग रहा है कि स्लो हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ ना। अगर ये मैं क्वेश्चन करने लगूंगा ना, तो मैं तुम्हें चैलेंज दे के क्वेश्चन जो है ना, हार्डली 10 मिनट में, 10 मिनट भी ज्यादा है, मैं तो 7 या 8 मिनट में ना तुम्हें ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये अभी पूरी 1.5 घंटे की क्लास चली जाएगी इस पे, लेकिन ये मैं तुम्हें क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा 7 से 8 मिनट में, तुम करोगे मेरे सामने क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला नहीं, इसके जैसा भी मैं कह रहा हूँ, 7 से 8 मिनट में क्वेश्चन करना है ये वाला, और मैं करवाऊंगा तुमसे, देखना कैसे करवाता हूँ। लेकिन पहले समझ लो, समझना जरूरी है। अगर समझ नहीं आता इन केस तो फिर बात की बात है। पूछ रहा अपैरेटस बी क्या है? अपैरेटस बी है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सर कोई आपने ठीक है, शीट दी एक है मार्क जिसमें लिखे होता है कि हम याद कर लें? अच्छा, फिर आगे कह रहा है, व्हाई डज द स्टूडेंट वॉश आउट द बीकर विद डिस्टिल वाटर एंड ट्रांसफर द वॉशिंग टू apparatus B in order to ensure nothing is left in the beaker। ठीक है, so to ensure nothing remains in beaker, simple। ठीक है, आगे अब वो क्या कर रहा है, आगे देखो। आगे उसने क्या किया, देखो अब तक तुम्हारे पास कोई ऐसी वाला 1 मार्क 2 मार्क, तुम्हारा 1 मार्क यहाँ पेपर लिखने का, 3 4 5 6 मार्क्स तो तुम्हारे बन गए इस क्वेश्चन में, अगर तुम्हें कुछ नहीं भी समझ आना ना। अच्छा, अभी पार्ट डी में वो कह रहा है, द स्टूडेंट ट्रांसफर्स 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। अब सी किसको बोला था उसने, देखो सी उसने जो तुम्हारे पास जो इस फ्लास्क के अंदर, अपैरेटस बी के अंदर जो तुमने सोल्यूशन बनाया है ना,
ये 250 सेंटीमीटर क्यूब का, उसने इसको नाम दिया है सॉल्यूशन सी। सही है। इस सॉल्यूशन सी को ये कह रहा है सी, अब जो है ना, मैं जैसे मैं वहां पे पहले बीकर उठा के लाया था ना, अब ये मैं सॉल्यूशन सी उठा के आगे लेके चलता हूँ। ये कह रहा है कि द स्टूडेंट ट्रांसफर्स 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब 250 में से उसने कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क तुम्हें पता है जो टाइट्रेशन में यूज करते हो। 250 सेंटीमीटर क्यूब में से 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला उसने कॉनिकल फ्लास्क में। एक बार निकाला और दोबारा निकालेगा। और यूजिंग अपैरेटस ए, अपैरेटस ए तुम लोगों ने डिसाइड किया था पिपेट है, तो उसने 25 सेंटीमीटर क्यूब जो निकाला होगा वो पिपेट आउट किया होगा, इसमें पिपेट से निकाला है उसने। अच्छा, एंड एड्स 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब वो इंडिकेटर डालेगा, जब वो इंडिकेटर डाल रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो किस तरफ जा रहा है, टाइट्रेशन की तरफ। ठीक है, चलो टाइट्रेशन की तरफ चलते हैं। और टाइट्रेशन किससे करवा रहा है, कह रहा है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज पुट इनटू अ ब्यूरेट। ब्यूरेट में उसने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्केली। फ्लास्क के अंदर अगर ब्यूरेट में एसिड है तो ऑब्वियसली फ्लास्क के अंदर क्या है, एसिड। अगर तुम्हें अब तक ये समझ नहीं आई है ना कि यह जो पूरा काम चल रहा है उससे कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास एसिड आया है, तो तुम फिर भी देख के डिसाइड तो कर सकते हो ना कि अगर उसने तुम्हें बोल दिया है ब्यूरेट में एसिड है तो इस मतलब क्या है कि फ्लास्क में एसिड होना चाहिए। लेकिन अगर ब्यूरेट में वो अल्कली कह रहा है, सॉरी ब्यूरेट में वो कह रहा है अल्कली, ये तो फ्लास्क में एसिड होना चाहिए। लेकिन ये एसिड हमारे पास फ्लास्क में आ कहाँ से रहा है, वो जो लेफ्ट ओवर एसिड रह गया था ना, वो वाले एसिड की बात चल रही है ये। लेकिन लेट से तुम्हें नहीं समझ आया ऊपर कि लेफ्ट ओवर एसिड कुछ रह गया होगा, तो तुम यहाँ पे देख के डिसाइड क्या कर सकते हो कि वो कह रहा है ब्यूरेट में अल्कली है तो ऑब्वियसली फ्लास्क में एसिड होगा, और कुछ नहीं हो सकता फ्लास्क में नीचे अगर ब्यूरेट में अल्कली है तो। ठीक है सर लेफ्ट ओवर एसिड जो है वो तो अब डाइल्यूट हो चुका है ना, क्योंकि पानी तो है डाला तो था हमने। एसिड ना, डाइल्यूट हो। जी जी, हाँ एसिड है तो तो है एसिड डाइल्यूट ना। तो पहले कंसंट्रेटेड इस सेंस में था कि पहले जो था पानी नहीं मिला हुआ था, सिर्फ सॉल्ट था, वाटर था और इम्प्योरिटीज थी। ठीक है ना, फिर ठीक। डाइल्यूशन हुई है ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बस ये चीज रिकॉग्नाइज कर लेना, इंडिकेटर का नाम ले रहा है मतलब कर रहा है टाइट्रेशन। ब्यूरेट में वो कह रहा है अल्कली मतलब फ्लास्क में एसिड। ठीक है। द सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे तुम्हें बताने की कोशिश तो कर रहा है वो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम ब्यूरेट से गिरा रहे हो वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, जो कि कहाँ से आता है, डेट रिमेन्स आफ्टर रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लेफ्ट ओवर एसिड तुम्हें बता रहा है। लेकिन नहीं भी समझ आ रहा तो बस तुम लोग मेरी इतनी बात याद रखना कि ब्यूरेट में अल्कली है तो फ्लास्क में एसिड है, आंखें बंद करके, और टाइट्रेशन है क्योंकि इंडिकेटर का नाम ले लिया उसने, और जो रिएक्शन हुआ है तुम्हारे पास वो रिएक्शन की इक्वेशन दे दी है। ओके, आगे बढ़ो। तो ये टाइट्रेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए उसने लेना है कॉनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट। ब्यूरेट में वो कह रहा है अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लास्क में एसिड है। अब तुम्हें अभी तक ये भी अगर समझ नहीं आना कि फ्लास्क में कौन सा एसिड है, तो जब उसने इक्वेशन दे दी है तो HCl लिखा हुआ है ना इसमें, तो HCl ले लेना। तो ब्यूरेट में क्या कौन सा अल्कली कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, व्हाई डज द स्टूडेंट डिसाइड टू यूज apparatus A and not a measuring cylinder to transfer 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C। apparatus A पिपेट था, तो इनएक्यूरेट होता है। पिपेट क्यों यूज करा, हाँ तो पिपेट इज मोर एक्यूरेट, तो यू जस्ट हैव टू राइट मोर एक्यूरेट। सर पिपेट ठीक और हो गया। ब्यूरेट क्या होता है, थोड़ा सा बता दें वो, पिपेट और ब्यूरेट। जी अच्छा, सर। ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट। ब्यूरेट जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन के लिए यूज होता है। इसमें आपको सक्शन बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना एक नॉब दिया हुआ होता है, उस नॉब को थोड़ा सा टर्न करोगे, एक बटन दिया होता है, बटन को दबाओगे तो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन होगी। इसके नीचे हम लोगों ने रखा होता है कॉनिकल फ्लास्क जिसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में अगर तुम्हें कुछ डालना है 25 सेंटीमीटर क्यूब का तो ये पिपेट होता है, ये वाला बराबर में देख लो, दिस इज पिपेट। पिपेट के इधर हम सक्शन बल्ब लगाते हैं सक करने के लिए। अच्छा, 25 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैंने पिपेट लिया है तो मैं 25 सेंटीमीटर का क्यूब का वॉल्यूम ही ट्रांसफर करा सकता हूँ। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर जो है वो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है, और वो ये रहा मेजरिंग सिलेंडर सर भी कहते हैं इसको, ब्यूरेट ग्रेजुएटेड ब्यूरेट सिलेंडर से भी जो कहते है, हैं। इसमें मार्किंग्स मतलब होती हैं, ब्यूरेट और लेकिन इसमें पिपेट मसला में क्या फर्क, होता है इसमें ना, ब्यूरेट और पिपेट में सर एक ही फर्क है ना कि ब्यूरेट से दे नहीं आप सकते वापस, वॉल्यूम अपनी खींच नहीं मर्जी सकते। का डाल रहे हो। ब्यूरेट ठीक।
हाँ, लेकिन ब्यूरेट को जो आप जो है ना ऊपर से ऐड करते हो उसमें और अल्कली यहाँ पे भर लेते हो। एक बार आपने भर लिया, उसके बाद आप कितना उसका वॉल्यूम नीचे डाल रहे हो, वो जैसे डालते रहोगे ये लेवल नीचे आता जाएगा। ये लेवल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.0 सेंटीमीटर क्यूब पे था, नीचे आके ये 20 सेंटीमीटर क्यूब पे आ गया। तो आप फिर क्या करोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करके आप वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड निकाल लोगे। पिपेट में ऐसा कुछ नहीं है, पिपेट में आपने एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर किए और आपने वो ट्रांसफर कर दिए किसी और कंटेनर में, पिपेट में रख भी नहीं सकते। ठीक। और सर ये ठीक है। इसका एक डिफरेंस ये है कि ब्यूरेट जो है उससे हम मतलब कि कोई भी चीज खींच नहीं सकते, लेकिन जो वो है पिपेट उससे हम ना वो सेक्शन पाइप लगा के खींच सकते हैं। जी, ब्यूरेट का काम सक्शन नहीं करना होता है। अच्छा सर आज मोल्स की क्लास नहीं होगी? ये मोल्स ही तो चल रहा है, कंसिडर इट मोल्स, क्योंकि मोल्स भी तो पढ़ रहा है ना इसमें। नहीं तो टाइट्रेशन कर लेना है। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कलर ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम फ्लास्क टू ब्यूरेट। तो फ्लास्क में अगर तुमने अभी क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, रेड होता है। फिर ब्यूरेट में तुम जो गिरा रहे हो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरा रहे हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक्सेस में हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज करा देगा, तो कलर चेंज जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली वाला हो जाएगा। और अल्कली में मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है हमारे पास येलो। तो कलर चेंज क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन, रेड टू येलो। तो ये पूछा था व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एट द एंड पॉइंट, दैट इज रेड टू येलो। सही है, ये बात समझ आए? तो तुम बस ये याद रखना कि कलर चेंज हमेशा क्या होता है, फ्लास्क टू ब्यूरेट। जो भी चीज फ्लास्क में है ना वो देखो, अगर एसिड है तो एसिड का कलर मिथाइल ऑरेंज में देख लो, अगर अल्कली है तो अल्कली का कलर देख लो। और जो भी चीज ब्यूरेट में है उसका कलर बाद में लिख दो, तो ब्यूरेट का कलर बाद में आएगा, जो भी चीज ब्यूरेट में, और फ्लास्क में जो चीज है उसका कलर पहले आएगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ तक भी देखो तुम्हें अभी तक कोई ऐसी हाई फाई केमिस्ट्री की नॉलेज तुमने अभी तक यूज नहीं की है, बस तुम्हारा काम चल रहा है इस क्वेश्चन में, चलता रहेगा आगे 4 मार्क्स और चलेगा ये क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुमने निकाल लिया ऐसे ही। अच्छा, अब देखो द स्टूडेंट डज 3 टाइट्रेशन, उसने एक टाइट्रेशन नहीं किया, जैसे उस्मान कह रहा था कि ज्यादा मल्टीपल टाइट्रेशन करते हैं, तो उन्होंने मल्टीपल टाइट्रेशन किए, एक से ज्यादा टाइट्रेशन किए। जब पहली टाइट्रेशन उसने की, वो कर क्या रहा है, जो उसने कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लिया है उसको न्यूट्रलाइज करा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना लग रहा है एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए, वो उसने कैसे निकाला, जब उसने पहली टाइट्रेशन की ना। तो ये जो तुम्हें स्नैपशॉट्स दिए हुए ना, ये ब्यूरेट के दिए हुए। पहली टाइट्रेशन जब की तो ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग जो थी वो कितनी थी, 0 सेंटीमीटर क्यूब, और एडिशन करवाने के बाद उसका जो लेवल आ गया वो आ गया 23 सेंटीमीटर क्यूब, वो फाइनल हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे पास ब्यूरेट है ना, तो ब्यूरेट में तुमने 0 सेंटीमीटर क्यूब तक एल्कली भरा हुआ है, जब तुम उसको एडिशन कराना शुरू करोगे तो ये वॉल्यूम कम होके यहाँ पे आ गया 23.2 पे आ गया, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब तुमने कितना एल्कली ऐड करवा दिया है, तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो तुम्हारे पास 23.2 आ जाएगा। इसी तरह जब उसने सेकंड टाइट्रेशन परफॉर्म किए ना, तो सेकंड टाइट्रेशन में उसने इनिशियल वॉल्यूम जहां से स्टार्ट किया है वो कितना है, 24.2, और जब खत्म किए टाइट्रेशन सेकंड उसने, तो कहाँ तक ऐड करा दिया है, यहाँ तक 40, आई थिंक दिस इज 46.5 तक ऐड करा है। तो कितना ऐड करा दिया होगा, तुम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम एडेड आ जाएगा, मतलब 46.5 माइनस 24.2। इसी तरह थर्ड टाइट्रेशन, तो तुमने इस टेबल में जो है ना सिर्फ ये देख कर आंसर्स लिखने हैं इसके। तो देखो तुम्हें वो दे रहा है पहले टाइट्रेशन नंबर जो कि 1 है, टाइट्रेशन नंबर 1 में फाइनल ब्यूरेट रीडिंग पहले पूछ रहा है, मतलब जो राइट साइड पे टाइट्रेशन 1 में ब्यूरेट बना हुआ है ना, वो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग है जो कि 23.2 है। ठीक है, इसमें यू हैव टू मेक श्योर यू शुड राइट आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस इसमें मस्ट है। ठीक है, उस्मान बोलो। सर फर्स्ट टाइट्रेशन जब 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पे ख़त्म हो रही थी, तो सेकंड टाइट्रेशन जो है वो 24.2 से कैसे शुरू हो रही है, मतलब बीच का जो लिक्विड है वो कहाँ गया है 23.2 अब से वो और मुझे नहीं पता, 24.2? देखो अब नहीं वो मतलब मुझे सर नहीं पता, वो इसका कुछ कर कंटिन्यूशन, रहा होगा, गिरा दिया होगा। नहीं ना, हाँ मतलब वो सर नहीं, सही है, कंटिन्यूशन सही नहीं कह चल रहे हो, रही है। नहीं कंटिन्यूएशन में नहीं चल रही है। देखो थर्ड टाइट्रेशन में देखो 10 पे लिया है दोबारा, उसने क्या पता और अल्कली डालो,
ऊपर ले गया वापस, ठीक है। तो अब इससे हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कहाँ गया, सही है। अच्छा, समझ आई इसने जो बात पूछी है, काफी इम्पोर्टेंट चीज पूछी है लड़का। अच्छा, पहली टाइटेशन की जो हमारे पास इनिशियल ब्यूरी रीडिंग है वो है 0। तो आपने सिर्फ 0 नहीं लिखना है, आपने 1 डेसिमल प्लेस लिखना है, यानी 0.0 लिखना है। अगर 0 लिख दोगे तो तुम्हारा 1 मार्क चला जाएगा, ये हरकत नहीं करना, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस मस्ट है। अच्छा, फिर टाइटेशन 2 में जो फाइनल ब्यूरी रीडिंग है वो कितनी है, 46.5, एक डिवीजन 0.1 किया था, जैसे 1, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, फाइनल पहले लिखने, पहली रो में फाइनल लिख रहे हो, दूसरी रो में इनिशियल लिख रहे हो, उल्टा नहीं कर देना। फाइनल और हमेशा फाइनल बड़ी भी होगी इनिशियल से, ये भी याद रखना। अच्छा, दूसरी टाइटेशन की इनिशियल रीडिंग है 24.2। इसी तरह थर्ड टाइटेशन में जो फाइनल रीडिंग है वो हो गई है हमारी 32.5 और इनिशियल जो है वो 10.0। अब 10 लिख के नहीं छोड़ देना, 10.0। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो ना, ब्यूरेट में क्या लिया था, एल्किली लिया था। तो अब किस टाइटेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एल्किली डाला है, तुम दोनों को माइनस कर दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले वाले की तो 23.2 आ जाएगी, दूसरे वाले की 46.5 माइनस 24.2, 22.3 आ जाएगी, और तीसरे वाले की 32.5 माइनस 10.0 आ जाएगी 22.5। सही है, समझ आ गया, ये काम कर लोगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट को टिक करो, टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट। बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट जो है ना वो कौन से होते हैं, जिन रिजल्ट्स में जो फाइनल वॉल्यूम्स आई है ना, वॉल्यूम एडिट, जिनमें 0.2 डेसिमल प्लेस या उससे छोटे का डिफरेंस हो। तो ऐसी दो कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें 0.2 या उससे कम का डिफरेंस है। अगर तुम पहली देखो तो 23.2 है, दूसरी देखो हाँ, तो वही बात 22.3 है, तो इसमें तो बड़ा डिफरेंस आ गया ना। इसमें कितना, अराउंड 0.9 का डिफरेंस आ गया है। 1 लेकिन और जब 3 तुम 1 और 3 कैसे, 23.2 और 22.5 में डिफरेंस देखो, हाँ, दोनों को माइनस करो तो ये आ 2 जाएगा और 1 का 3 डिफरेंस आ रहा है बड़ा। 2 और 2 और 3, 3 हाँ 22.3, उसमें प्लस 0.2 करोगे तो 22.5, मतलब 2 और 3 में जो डिफरेंस है वो 0.2 डेसिमल प्लेस का है। 0.2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा का ना हो, वो दो टाइटेशन रिजल्ट को तुमने टिक करना है। देखो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि जो तीन रिजल्ट्स आए ना, 23.2, 22.3, 22.5, इन तीनों रिजल्ट्स में से तुम्हें वो दोनों टाइटेशन रिजल्ट को टिक करना है, या 3 भी आ सकते हैं वो, तो जिसमें डिफरेंस जो है वो 0.2 डेसिमल प्लेस या उससे कम का हो। ठीक है, दो तो होंगे होंगे, ऐसा नहीं है एक हो। एक को तो कंपेयर किसके साथ करोगे, एक में तो फिर किसी को भी टिक कर लो। आपको पास दो तो ऐसे होंगे होंगे रिजल्ट, 3 भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो मस्ट है कि 0.2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा का डिफरेंस ना हो उन दोनों में। तो ऐसे कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसमें 0.2 डेसिमल प्लेस का डिफरेंस है, 22.3 और 22.5, उन दोनों को आपने कर देना है टिक, सिंपल। ठीक है, टेक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट आपने कर दिया। यूजिंग दिस टाइट्रेशन रिजल्ट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इज। अभी जो तुमने जो टाइट्रेशन रिजल्ट टिक करे ना, उन दोनों का एवरेज ले लेना, हमेशा यही होता है। पहला क्वेश्चन टेबल के बाद हमेशा यही है, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 22.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा टेबल से यहाँ तक का काम करने के ना इसके अपने 4 मार्क्स हैं। सर इसका रीजन क्या है, कुछ बता सकते हैं आप कि ये जो टाइट्रेशन आप बता रहे हैं कि 0.2 से कम हो, मतलब, और इससे जो है बेस्ट कोई रिजल्ट कैसे आता है? एक्यूरेसी मेंटेन करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तो क्योंकि तुम जो है वो ये अज्यूम कर रहे हो कि तुमने जो दो टाइट्रेशन एक दूसरे से करीब करीब है ना, वो दोनों रिजल्ट सही है, और जो रिजल्ट उनसे दूर जा रहा है तो वो खराब है, मतलब उसमें कोई एरर हुआ है। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल एसओपीस होती है हमारे पास, ये जो करीब करीब है, तुम बोलते हो कि हाँ यार 4 अगर करीब करीब आ रही है और 1 बाहर जा रही है तो मतलब उसमें कोई गड़बड़ हुई होगी। जो करीब करीब 4 आ रही है तो मतलब वो सही होगी। इसी तरह 2 करीब करीब आ रही है वो सही है, जब बिल्कुल बाहर जा रही है उसको आप इग्नोर करो। और 0.2 डेसिमल प्लेस तक का हमने अपना वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इतना होगा। मोमेंट माइक बंद कर दो। देखो अभी तक तुमने जो है ना, पता है कितने मार्क्स अचीव किए हैं इसमें? ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्स तुमने अभी तक कर लिए हैं। तो सोडियम वाला वापस ठीक है, बता। सोडियम वाला ये थर्ड रो में जो है, थर्ड रो में तुमने देखो अपना शोएब, तुमने वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, लेवल कितना था 0 सेंटीमीटर क्यूब, और तुमने बीकर से डाल के कितना कर लिया 23.2। जब तुमने देखो अब ये पता है क्या रीडिंग दी है तुम्हारे पास, पहले लेट से बीकर जो है ना वो पूरा भरा हुआ था 0 सेंटीमीटर क्यूब तक। तुमने टाइटेशन स्टार्ट की और इसी बीकर को तुमने ब्यूरेट है नॉट बीकर, इसी ब्यूरेट को तुमने खाली करा। खाली कर करके यही ब्यूरेट जो है वो 23.2 पे पहुंच गया है। अब तुम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जाहिर है तुम्हारे पास एक ही ब्यूरेट है ना जो कि खाली होके 23.2 तक पहुंच गया। तुम्हारे पास दो ब्यूरेट तो नहीं है, एक ही ब्यूरेट है जिसको तुम खाली कर रहे हो। लेकिन वो तुम्हें पेपर पे कैसे दिखाई ये बात, तो उसने तुम्हें बोला कि पहले इसकी तुम्हें जब उसने पूरा भरा था ना तो उसकी पिक्चर तुम्हें भेज दी है लो, और जब खाली होने के बाद जब यूज कर लिया था उसने तो उसकी पिक्चर तुम्हें उसने भेज दी कि ये हो गया फाइनल और इनिशियल रीडिंग तुम्हें उसने बता दी। ठीक है, दैट्स इट, उसने ये करा। अब ये ऊपर नीचे जो बनी हुई है ना उसको इग्नोर कर दो कि ऊपर क्यों है नीचे क्यों है 23 ऊपर क्यों है, जस्ट लीव इट, क्योंकि उसने पूरा ऊपर से ना पूरा ब्यूरेट तुम्हें नहीं दिखाया। यहाँ से तो ब्यूरेट स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से तो ब्यूरेट ऊपर होगा, वो उसने दिखाया ही नहीं तुम्हें। तो तुम इस चक्कर में नहीं रहना, बस तुमने सिंपल क्या करना है, जो तुमने फाइनल और इनिशियल की वैल्यू भरी ना दोनों को माइनस करो, थर्ड रो आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड। जो ब्यूरेट से जो भी चीज तुमने गिराई है ना वो उसकी वॉल्यूम एडेड आ जाएगी। क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, हमेशा यही है कि दोनों को माइनस करना है। ठीक है, कुछ ना समझ आए तो दोनों रीडिंग्स भरने के बाद माइनस करके जिन रीडिंग्स में 0.2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है उनको टिक करो, उन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल, हमेशा यही करना है, कुछ करना ही नहीं। और अभी इसके 3-4 क्वेश्चन और करेंगे ना साथ जल्दी जल्दी, तो तुम लोगों को याद हो जाएगा कि क्या करना है। तो अब तक हमने गिना कि 13 मार्क्स तो हमारे बन गए ऐसे ही ना। तो इसके 2-4 क्वेश्चन करोगे तो यहाँ तक तो तुम अभी थोड़े बहुत चेंज होंगे। देखो ये टेबल आते हैं ना और ये जो स्नैपशॉट आते हैं तो ये तो हमेशा ऐसे ही आता है, लेकिन ऊपर की जो क्वेश्चन है ना उसमें अच्छा अब उसने क्या करा, देखो उसने जो रियल फ्लास्क में था सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें नीचे गिरा रहा था वो, और रिएक्शन करा रहा था सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब जो है ना वो मोल्स का काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब देखो अब जो है ना, अब भी तुम्हें जो है ना अगर समझ नहीं आएगा तो तुम्हें थोड़ा सा इसको याद करने पड़ेंगे स्टेप्स, इसके बाद ये इसके बाद ये। अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द, अच्छा ये जो तुमने वॉल्यूम निकाला है ना ये किसका वॉल्यूम कह रहा है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस यहाँ से ये अपने पास की बना लेना कि उसने हमें वॉल्यूम दिया है एल्कली का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो हमने निकाला है, और उस एल्कली की जो कंसंट्रेशन है ना वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये एल्कली की बात कर रहा है, जो अगर एल्कली रिकॉग्नाइज कर सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका फॉर्मूला लिख दो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द एवरेज वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ना इसको एवरेज वॉल्यूम कह रहा है। इस एवरेज वॉल्यूम को ना टाइटर वॉल्यूम भी कहता है अक्सर, तो ये नाम भी याद रखना कि ये एवरेज वॉल्यूम हो सकता है या टाइटर वॉल्यूम हो सकता है। होपफुली नोट टेकिंग कर रहे हो सारे ना। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इस एवरेज वॉल्यूम में। भाई जब तुम्हें इसने कंसंट्रेशन दे दी है, वॉल्यूम तुम्हें पता है, क्या कह रहे हो, टाइटर वॉल्यूम, TITRE टाइटर वॉल्यूम। सही है। अच्छा तो जब उसने तुम्हें इस एल्कली के तुम्हें पता है कि वॉल्यूम कितना है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना, N = C × V। कंसंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम
वॉल्यूम है 22.4। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि टाइट्रेशन के क्वेश्चन में हमेशा पहला क्वेश्चन यही होता है एवरेज वॉल्यूम निकालो, दूसरा क्वेश्चन ये होता है जिस चीज की तुमने एवरेज वॉल्यूम निकाली है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो तुमने उसकी ये वाली वॉल्यूम मल्टीप्लाई करवा देनी है इसकी जो भी कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, C into V, सिंपल सिंपल। मोमेंट तुम्हारा माइक बंद कर दो। अच्छा, काम सिर्फ ख्याल किस चीज का रखना है कि यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम लिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आपने निकाला है, आपको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, वो उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना। शायद यहाँ मैंने डेसीमीटर क्यूब लिख दिया जैसे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये काम आपने बस अब सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है अपना और ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा आगे। तो इसके जो मोल्स आएंगे ना तुम्हारे पास उसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस लिखोगे ना उसमें उतना ज्यादा तुम्हारे पास आंसर, फाइनल आंसर में फायदा होगा। ये तुम्हारे पास बनने हैं 0.00224 मोल्स। अच्छा, फिर इक्वेशन दी है उसने और वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी। अब 1:1 का रेशियो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के तुमने निकाले 0.0224। देखो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ एसिड के साथ। अब अगर तुमने जो मोल्स निकाले हैं ऊपर वो कितने हैं 0.00224, तो एसिड के भी 0.00224 ही होगा ना, वही लिख दो। हमेशा नीचे इक्वेशन दी हुई होगी, जो भी तुमने मोल्स निकाले हैं उसको तुम जो है रेशियो सही मेथड सी से क्या है? कर लो। सी क्या है सर ये ऑफ सी? सी तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी क्या था, तुम्हें जो है वो ऊपर वाले को जाके देखना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी हमारे पास वो था जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में नहीं डाला था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बाद। अगर तुम भूल गए हो तो इस क्वेश्चन में यही मसला हो रहा है कि इतनी सारी डिटेल होती है हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, सब आप वो यहाँ पे सब वो सी इग्नोर बी कर दो। अपैरेटस ए करके ना वो सवाल मतलब कम उसमें आता है, मतलब कि सी और ए और बी में उलझ जाता है। ये क्या था? मत उलझो, उसमें उलझो नहीं ना। सी ये था तुम्हारे पास जो तुमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला था। अपैरेटस बी में जो तुमने सोल्यूशन बनाया था ना उसको सी बोला था, लेकिन उसको आप इग्नोर कर दो। देखो तुम्हें मैं भाइयों वाला मशवरा ये दूंगा कि तुम उसको इग्नोर कर दो। अगर तुम बिल्कुल जड़ में घुसोगे ना उसकी कि क्या था, तो तुम्हें ये क्वेश्चन तुम्हारा ना आधा घंटा भी खा सकता है। 1 घंटे के पेपर में आधा घंटे क्वेश्चन को तो नहीं लगाना ना। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ना 7 से 8 मिनट में करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें अगर हम एक एक चीज की नॉलेज, उसमें अभी घुसना नहीं है, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन में चलो सही है, तुम पूछ रहे हो मैंने तुम्हें बता दिया। तो तुमने क्या करा, मोलर रेशियो लगाया 1:1 है, तो तुमने बोला कि ये 0.0224 है तो ये भी 0.024 आएगा। अब ये पता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, बोलता है 25 सेंटीमीटर क्यूब ये है तो 250 में बताओ। भाई 25 में ये मोल्स आए, 250 का क्यों पूछ रहा है, क्योंकि तुमने ये जो निकाला था ना 25, तुम्हें अगर याद हो तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 सेंटीमीटर क्यूब का तुमने बनाया था, उसमें से तुमने 25 निकाला था, ठीक है। तो 25 में कितने मोल्स आए, 25 में जो तुमने ऊपर वाले मोल्स निकाले ना 25 में आए 0.00224, तो 250 में कितने आएंगे, ठीक है, x। तो जब तुम ये करोगे तो इसका जो है आंसर जो है वो हो जाएगा 0.0224। मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, तुमने कुछ नहीं करना, तुम जब याले मोल निकाल लो ना इक्वेशन से, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके नीचे आंसर लिख देना। हमेशा यही होता है, कुछ चेंज होता ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 करना, नीचे आंसर लिख देना, सही है। सर मोल्स कैसे चेंज हो सेम कैसे रह सकते हैं? हमने तो देखा था कि चाहे हम थोड़ा वॉल्यूम लें किसी भी बड़े सैंपल से तो उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। मोल्स कैसे सेम रहेंगे? मोल्स तो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। मोल्स कहाँ सेम रह रहे हैं, मोल्स देखो तुम्हारे पास तुमने 250 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसमें से तुमने सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था। तो तुमने देखो ना, अब तुम्हारे पास तुमने समझ लो 1 चम्मच निकाला है उसमें से, तो 1 चम्मच में कम मोल्स आएंगे ना, लेकिन 250 में कितने थे, अगर 25 में इतने आए तो सोचो 250 में कितने होंगे, वही रेशियो मेथड लगाया। तो मोल्स तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा होंगे ना, और जब तुमने उसमें से 1 चम्मच निकाला है लेट से, तो उसमें कम आएंगे ना मोल्स। तो 1 चम्मच में कितने रहे तुमने वो निकालिए, तो तुमने रेशियो मेथड से ये पता लगा लिया कि 25 में इतने तो 250 में कितने होंगे। अगर वो 25 और 250 का ही अगर तुम्हें फिगर दे रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। देखो 25 में 0.00224 है तो 250 में कितने होंगे, तुम रेशियो मेथड से कर लो।
लेकिन एक बार ना उसने यहाँ पे ना 250 चेंज करा हुआ था, तो सब मल्टीप्लाई बाय 10 करके आ गए थे। इस चीज का ख्याल रखना, थोड़ा सा समझ लो, बाकी याद कर लो। 0.00224 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 0.024 मोल। अब ये जो, अच्छा माइक बंद कर दो प्लीज अपना। 0.0224 मोल जो है तुम्हारे, किसके मोल्स कह रहा है, जरा थोड़ा सा पढ़ भी लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पार्ट है ना, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है, अगर तुम्हें समझ नहीं आई है ना ऊपर की कहानी, तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जब उसने मुझे 25 से 250 पे ले गया है, तो दोबारा 25 पे कैसे लेके आ गया? तो असल में देखो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब हमने एसिड डाला था ना, वो एसिड हमारा कहाँ से आया था? लेफ्ट ओवर एसिड आया था बीकर में। लेकिन बीकर में जब तुमने एसिड डाला था पिपेट से, अगर तुम्हें याद हो रिएक्ट कराने के लिए, तो वो उस एसिड की बात कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तुमसे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड मांग रहा है ना, और तुम्हें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दे रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की कि कहाँ से आ रहा है? तुम्हें वॉल्यूम पता है, तुम्हें कंसंट्रेशन पता है, तो मोल्स निकाल लो। फिलहाल तो तुम मोल्स निकाल लो। तुम्हें समझ ही नहीं आया कि भाई दोबारा कहाँ से एसिड आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब में, कोई बात नहीं, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दी हुई है, मोल्स निकाल लो, सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? C/V, कंसंट्रेशन है 2 और वॉल्यूम कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइड बाय 1000। सर ये जो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन है, ये 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सेम ही रहेगी ना? नहीं, ये वाली एसिड की कंसंट्रेशन नहीं है, ये ऊपर जो सबसे पहले एसिड यूज किया था रिएक्शन के लिए उसकी है। ये एक्सिस तो कंसंट्रेशन क्यों सेम रहेगी? कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन तो डिफरेंट हुई होगी ना। मोल पानी आगे पीछे कर रहे हो, पानी बढ़ाया तुमने, तो कंसंट्रेशन तो सेम नहीं रह सकती ना। फिलहाल इस पानी क्वेश्चन में कह रहा बढ़ाने है से कैलकुलेट पहले द की नंबर ऑफ है, मोल्स सही? ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पानी ऐड करने से पहले का है या पानी ऐड करने के बाद की बात कर रहा है ये? ये अगर तुम जानना चाहते हो ना ये कहाँ पर है, तो ये तुम्हें उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है ये कहाँ का है, तो तुम छोड़ दो, तुम देखोगे वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है, तो मैंने C=N/V का फॉर्मूला लगा दिया। अगर तुम ये जानना चाहते हो ना कि ये कहाँ पे था, तो ये कंसंट्रेशन 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का अगर HCl याद करो कहाँ सर डाला था तुमने, 0.05 तो आएगा इससे ना भी आंसर? पहले इस पिपेट से जो तुमने इस पिपेट से जो तुमने HCl डाला था ना, ये वो वाला एसिड है जो तुमने इस बीकर के अंदर डाला था, वो फिर जाके रिएक्ट हुआ था कैल्शियम क्लोराइड से, और रिएक्ट होने के बाद कुछ बचा था। वो जो बचा था वो तुम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेके गए थे, और अब तक तुम उस बच्चे कुछ एसिड के साथ खेल रहे थे। इसने अचानक से बीच में वो वाले एसिड की मोल्स निकलवा ली है तुमसे, जो तुमने शुरू में पिपेट से बीकर के अंदर डाला था। ठीक समझ सही आ गया। है, ठीक है, बीच तो में इसको घुमाइए। तो मिलाओ नहीं। फ्लास्क में कितने एसिड के मोल्स आए वो तुमने निकाले हैं, कितने? 0.0224 मोल्स। ये मोल्स पता है किसके हैं? लेफ्ट ओवर एसिड के, जो रिएक्ट होने के बाद रह गया है। और ये जो मोल्स तुमसे निकलवा रहे हैं ना, ये उस मोल्स के एसिड हैं जो इससे तुमने ज्यादा इनिशियली ही डाला था। आएंगे, उससे बाकी ज्यादा ही ये मोल जब जाएंगे। इनिशियली तुमने 0.005 मोल एसिड के डाले थे, सुन लो, जो तुमने, एक मिनट माइक बंद करना, जो तुमने 0.05 मोल्स अगर एसिड के डाले थे, तो वो अब तुम्हारे पास 0.0224 कैसे रह गया? क्योंकि कुछ रिएक्ट हुआ था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आगे वो पूछ लेगा कि बताओ कितना रिएक्ट हुआ। अब वो कह रहे हैं यूज योर आंसर टू H&I। मतलब अगर तुम्हें हिंट नहीं मिली है अभी तक, तो तुम्हें वो खुद बता रहे हैं कि H और I का आंसर यूज करो। मतलब ये 0.0224 जो है ना, वो लेफ्ट ओवर है, जो बचा कुचा रह गया रिएक्शन के बाद। लेकिन जो तुमने डाला रिएक्ट करवाने के लिए, वो कितना डाला इनिशियल? वो डाला तुमने 0.05। तो बीच में जो खत्म गायब हो गया वो रिएक्ट कर गया। तो वो ये पूछेगा तुमसे कि रिएक्टेड कितना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी ये बोले ना कि ऊपर के दो पार्ट्स यूज करो, तो या तो माइनस और होता है या डिवाइड और होता है। यार डिवीजन का तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस होगा ये दोनों। जो तुमने इनिशियल लिया 0.05, लेने के बाद जो लेफ्ट ओवर के मोल्स बचे वो ये आए।
तो बाकी कहाँ गया, बाकी रिएक्ट हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कितना रिएक्ट हुआ है, तुम इसको माइनस कर दोगे 0.05 माइनस 0.0225, तो ये आ जाएगा 0.0276 मोल्स हैव बीन रिएक्टेड। सही है, ठीक ठीक। सभी है, बस 5 मिनट और। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर तुम ऊपर वाला कोई पार्ट गलत कर देते हो ना और नीचे वाले पार्ट में सही लॉजिक लगाते हो तो तुम्हारे सारे मार्क्स नहीं जाएंगे। एरर कैरीड फॉरवर्ड इसको कहते हैं, ECF। तुम्हें इस क्वेश्चन में ECF भी मिलता है। अगर तुमने ऊपर का पहला आंसर गलत निकाला तो तुम नीचे तक सारा गलत करते हुए जाओगे, नहीं। तुम्हें स्टेप्स अगर सही किए हुए, आंसर गलत यूज किया हुआ है ऊपर वाला, तो तुम्हें मार्क्स वो देगा। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है कि यूज योर आंसर टू J एंड द इक्वेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब J में जो आंसर निकाला है तुमने वो वाले मोल्स निकाले हैं एसिड के जो कि रिएक्ट हुए ना, तो कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट हुए तुम वो भी निकाल सकते हो। देखो इसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl से, तो अगर HCl का जो रिएक्टेड मोल है वो 0.0276 आया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्टेड मोल कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। एक्स कर लो, 1:2 का रेशियो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 0.0276 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.0138 मोल्स। सर जे वाला क्या कैसे हुआ हुआ? मोमिन? जे वाला जे वाला कैसे हुआ है? जे वाले में हमने जो अपनी टाइटेशन की थी ना उससे हमने 0.0224 मोल जो निकाले थे वो वाले मोल्स थे जो कि हमारे पास लेफ्ट ओवर एसिड के बचे रह गए थे। फिर उसने बोला कि ये जो एसिड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके मोल्स निकाले हमने। तो इनिशियली मैंने डाला था, सबसे शुरू में जो मैंने बीकर में डाला था वो उसके मोल्स थे। बीकर में डालने के बाद जो एसिड रिएक्ट होने के बाद जो लेफ्ट ओवर रह गया था उसके मोल्स कौन से? 0.0224। इन दोनों को माइनस करा तो मोल्स रिएक्टेड आ गया मेरे पास। अगर तुम्हें ये सही है बात सर। समझ ना आए तो तुम यहाँ तक ये वाला काम तो तुम कर लोगे ना, जब एक चीज की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दे रहा है, वॉल्यूम मोल्स पूछ रहा है, तो वो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। फिर वो कह रहा है H एंड I को यूज करते हुए निकालो, तो तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होता, इसमें इन दोनों को माइनस कर दिया करो। माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सही है। और ये वैल्यू बस ये क्वेश्चन से इतना रिकॉग्नाइज कर लेना कि किस चीज की वैल्यू है। ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू है जो कि रिएक्ट हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कहानी हो गई है खत्म। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन की वो इक्वेशन दे रहा है जिसमें 1:2 का रेशियो है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल होंगे भाई? जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल ऑफ एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड के ऊपर मोल्स दिए हुए J में, तुम्हें बोल भी दिया ना यूज योर आंसर इन J, तो 0.0276 मोल ऑफ एसिड कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। 1:2 का रेशियो तो हाफ हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0.0138। तो वो जो बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स थे ना वो कितने थे? 0.0138। ये आ गया। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द सैंपल। भाई मास कैसे निकालोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर MR करके निकाल लो। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का MR कैसे निकालो? MR कैसे निकालोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुम्हें फॉर्मूला पता है, ऊपर दिया हुआ भी है। तुम्हें एटॉमिक मासेस दिए हुए, तो तुमने क्या करना है, तुमने इन एटॉमिक मासेस को यूज करना है और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अभी एटॉमिक मासेस इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि पेपर 4 में प्रोडक्ट टेबल नहीं देता तुम्हें, इसलिए एटॉमिक मासेस तुम्हें यहाँ से यूज करने होंगे। और वो कैसे करोगे? 40 मॉलिक्यूलर मास तो तुम निकाल लोगे ना, 2 × 16 + 2, तो ये आ जाएगा 40 + 32 + 2 74। ठीक है, तो 74 तुम्हारे पास MR आ गया। नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें दिए हुए हैं 0.0138। यू हैव टू फाइंड मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 0.0138। तो मास आ जाएगा, अच्छा मैंने MR की जगह दोबारा मोल्स लिख दिया, दिस इज 74। 0.0138 × 74, तो तुम्हारे पास मास आ जाएगा और वो कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। 0.0138 × 74, ये आ रहा है 1.02। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक?
सर अब और समझाएंगे तो ऊपर चले जाएगी, अब रुक जाए बस। नहीं क्वेश्चन ना एक गो में खत्म करना है ना। अभी सर एक बात क्वेश्चन सुने, समझ लो जी। सर ये इसका ये एक एक पार्ट्स का ही आता है, मतलब ये मतलब एक एक पार्ट्स इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक एक पार्ट मार्क्स का। हाँ ना, देखो ना, तुम देखो अभी तुम्हें ये लंबा लग रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हार्डली 7 से 8 या 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लगाएगा इस क्वेश्चन पे। मैं तुम्हें जब इस तरह से समझाऊंगा ना करने का तरीका, पहला क्वेश्चन है समझने की, समझ आ गया गुड इनफ है, नहीं समझ आया तो बस इसको तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो हर क्वेश्चन में यही हो रहा होता है, हर क्वेश्चन में यही हो रहा होता है, तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा अब ये करना है, एमआर से मल्टीप्लाई कर दो इन मोड्स को, माइनस कर दो। जब तुमने सर मास इसमें तो निकाल दिया एक तुम, पार्ट गलत हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। हाँ ये बात मैंने अभी तो बताई, अगर एक पार्ट गलत होगा तो दूसरे का, अगर तुमने वर्किंग सही की है तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा दूसरे का। इसको हम कहते हैं ईसीएफ, एरर कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो तुम्हें दूसरे का मार्क्स मिलेगा, दूसरा तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें। ईसीएफ मिलता है इस पे, एरर कैरीड फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं। सही है। क्या मतलब? अच्छा आगे इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। मुनीब माइक बंद करो। यूजिंग योर आंसर टू बोथ ए एंड एल। अब ए तो सबसे ऊपर निकाला था, एल क्या है, ये मास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1.02। अगर ए याद करो ना तो ए में तुमसे जो मास निकलवाया था ना वो उसने निकला 0.37, ये एक आंसर है। ठीक है, तो तुमने ए का मास और तुम्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाला, तो क्या करोगे भाई, ये तो रिएक्टेड आ रहा है कि तुमने रिएक्शन से जो निकाला तुम कह रहे हो कि 1.02 है, लेकिन जब तुमने मेजर किया था तो तुम्हें कह रहा था 1.37 है। 1.37 तो नहीं है, 1.02 है, मतलब कुछ मिलावट थी इसमें, इम्प्योरिटी थी वाकई में थी, और कितनी इम्प्योरिटी थी तुमने वो निकाल लिया। तो 1.02 माइनस 1.37 करोगे तो तुम्हारे पास वाला मास आ जाएगा जो कि इम्प्योरिटी थी उसमें। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कह रहा है परसेंटेज निकालनी है ना, तो इम्प्योरिटी कितनी है, 0.35 ग्राम है, तो इम्प्योरिटी की परसेंटेज सही है। तुम्हें निकालनी कितनी है, परसेंट। 1.37 जो आया था वो बीकर का मास जो था वो सैंपल के मास से माइनस करके 1.37 ये कैल्शियम ऑक्साइड आया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम 1.37। हाइड्रोक्साइड। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इम्प्योरिटी। जी ठीक है, तो मतलब इम्प्योरिटी जो और है ये जो वो तुमने इतनी सारी 0.35 ग्राम है। एग्जैक्टली इम्प्योरिटी 0.35 ग्राम है। ये तुमने पूरा रिएक्शन करके निकाला ना, ये 1.02 तक पहुंचे, ये सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें इतना प्रेजेंट है, बाकी इम्प्योरिटी है। ठीक है, तुमसे वो कह रहा है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताओ, तो ये इम्प्योरिटी निकालनी नहीं थी, यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाई, लेकिन इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है, सिर्फ 1.02, तो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.02 डिवाइड बाय टोटल मास कितना था 1.37, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, जो कि आ रहा है अराउंड 1.02 डिवाइडेड बाय 1.37, 74.5%। ओके, सर आपने जो है 0.35 ग्राम क्यों निकाला आपने? डायरेक्ट परसेंटेज ये तो हमने समझाने के लिए निकाला है ना, मतलब निकालना तो नहीं था ना, निकालना तो हाँ बस ये था ना कि नहीं नहीं यहाँ नहीं 1.02 को निकालना डिवाइड था, बाय, हाँ ये तो समझाने हाँ के लिए। समझाने के लिए निकाला है, एग्जैक्टली। ठीक है, कभी जी कभार वो निकलवा परसेंटेज इम्प्योरिटी भी निकलवा लेता है। ठीक है, पता होना चाहिए कि हम निकालते हैं। अच्छा आगे इस क्वेश्चन में ना, अब इसने कुछ आगे करा हुआ है, पढ़ लो, एक पार्ट और है। कह रहा है कि अनदर स्टूडेंट कैरीज आउट एन experiment to determine the percentage by mass of calcium hydroxide in a sample. She uses the same technique, but instead of using 3 drops of methyl orange indicator in the titration, she uses 3 centimeter cube methyl orange। अच्छा, उसने few drops के बजाय 3 centimeter cube यूज किया, वो कह रही है कि methyl orange is a weak acid। अच्छा जी, state and explain whether the average titration volume of sodium hydroxide would be smaller, larger or unchanged। देखो जब हमने टाइटेशन की थी एसिड की HCl की ब्यूरेट के साथ, तो मिथाइल ऑरेंज के
फ्यू ड्रॉप्स डाले थे। जो इंडिकेटर्स होते हैं ना वो भी वीक एसिड और वीक एल्कली होते हैं खुद से भी। तो वो कह रही है कि उसने 3 सेंटीमीटर क्यूब के बजाय फ्यू ड्रॉप्स के बजाय उस बच्ची ने 3 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिए। तो उससे क्या टाइट्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ना है? वॉल्यूम इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज हो और जाएगा H क्योंकि पॉजिटिव नीचे भी आएगा सर। एसिड है। आपने एसिड जो है, चलो फ्यू ड्रॉप्स तक तो बात समझ आ रही थी, आपने 3 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया जो कि अप्रिशिएबल अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये जो एसिड है इसके भी H पॉजिटिव आयन कुछ आ जाएंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए आपके पास एल्कली और ज्यादा डालना पड़ेगा। दिस विल बी अ सोर्स ऑफ एरर, मतलब ये काम सही नहीं कर रही है, फ्यू ड्रॉप्स ही डालने चाहिए उसको। तो मोर एल्कली हैज टू बी एडेड, ठीक है। तो कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसिड वुड बी स्मॉलर और लार्जर। तो लार्जर होगी, लार्जर वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सर एज अभी तो मोर बोलो अभी as तो more सर acid now need to be कैल्शियम neutralized। हाइड्रोक्साइड की बात हो रही थी और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो गई क्वेश्चन में। ये क्या चल रहा है? देखें आप ऊपर हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है वो, तो ये क्या बात हुई? नीचे सोडियम ये क्वेश्चन हाइड्रोक्साइड की बात कंटिन्यूएशन शुरू कर थोड़ी दी। है, क्वेश्चन तो पूरा वहां से स्टार्ट है ना। अब यार ये तो कर सकता है ना। ना, तो टाइट्रेशन तुमने बात क्या किसकी चल किसकी रही की है? थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो भाई पार्ट खत्म हो गया ना, नया पार्ट स्टार्ट हो नहीं गया। वो ऊपर वाले क्वेश्चन पे ऊपर वाले पार्ट्स पे चला गया दोबारा। उससे क्या नहीं फर्क पड़ रहा है? तुमने टाइट्रेशन जो की थी, मिथाइल ऑरेंज तुमने कहाँ डाला था? मिथाइल ऑरेंज तुमने कब डाला था? जब तुम कैल्शियम HCl और हाइड्रोक्साइड सोडियम और हाइड्रोक्साइड की HCl टाइट्रेशन कर रहे थे ना। जी। नहीं नहीं, मिथाइल ऑरेंज तुमने वहां थोड़ी डाला था। वो तो तुम्हें अब ये क्वेश्चन में यही क्या मसले होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तो 3-4 मार्क्स चले जाते हैं इस क्वेश्चन में अगर समझना है तो। तक मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl का जब वो देखो तुमने कैल्शियम न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोक्साइड जब ये करवाए थे। टाइट्रेशन की थी ना, तो जी ठीक किया था, मिथाइल ऑरेंज डाला देखो था अब मैं तो तुम्हें सर। ना इस इस पूरी जो जो क्वेश्चन हुआ है ना, इसका मैं तुम्हें ना एक स्कीमेटिक बना देता हूँ कि शुरू से आखिर तक हुआ क्या है। देखो तुमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर तुमने एक सैंपल लिया। उस सैंपल में तुम कह रहे हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन साथ में कुछ इम्प्योरिटी भी है, सही है। तुमने इसमें कहा कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सम इम्प्योरिटीज। तुमने फिर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा क्या? तुमने इसमें डाल दिया पिपेट से एक्सिस एसिड जो कि HCl डाला था तुमने। जब तुमने इसमें एक्सिस एसिड डाला था तो क्या हुआ था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट हुआ था और एसिड एक्सिस में इसमें रह गया था, ठीक है। इसके अंदर तुमने जब एसिड डाला ना तो HCl रिएक्ट होने के बाद कुछ एक्सेस एसिड इसमें रह गया। इसमें अब क्या क्या है? लेफ्ट ओवर HCl, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट जो बना था, एंड ऑब्वियसली वाटर एंड सम इम्प्योरिटीज, ये सब सॉल्युबल है। फिर तुमने क्या करा था? जरा माइक बंद करना उस्मान। ये तुमने क्या करा था? इसको तुमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला था, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने के बाद इस पूरी चीज को तुमने क्या करा था? 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल के इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया था। इसमें जो काम की चीज है ना तुम्हारे पास, वो है HCl, लेफ्ट ओवर HCl। कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी है, लेकिन हम इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे। हमने इसमें से फिर निकाला 25 सेंटीमीटर क्यूब 3 दफा। एक दफा पहली टाइट्रेशन के लिए, दूसरी दफा दूसरी टाइट्रेशन के लिए, और तीसरी दफा तीसरी टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन 1 के लिए ये, टाइट्रेशन 2 के लिए ये, टाइट्रेशन 3 के लिए ये। और आपने जो टाइट्रेशन करवाई थी इसकी, वो टाइट्रेशन आपने करवाई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट मालूम करने के लिए आपने
जो इंडिकेटर यूज किया था इसमें वो यूज किया था मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद जब आपने तीनों टाइट्रेशन करवा ली तो तीनों टाइट्रेशन के रिजल्ट से आपने एवरेज रिजल्ट निकाला एक वॉल्यूम बेस्ट टाइटर का, और उसमें से आपने ये निकाला, जो बेस्ट टाइटर का रिजल्ट आएगा उसमें से आपने क्या निकाला, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। सही है, जब वो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज एसिड आ गए तो फिर आपने निकाला मोल्स ऑफ HCl इन फ्लास्क, जो नीचे पड़ा हुआ था वो बेसिकली लेफ्ट ओवर HCl था, और वो 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था ना फ्लास्क में एसिड का। जब आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब में एसिड के मोल्स निकाल लिए तो फिर आपने बोला कि जिसमें से मैंने ये 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है वो तो 250 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में एसिड के मोल्स कितने होंगे, आपने फिर वो निकाल लिए। 25 में इतने तो 250 में कितने होंगे रेशियो मेथड से। ये जो 250 सेंटीमीटर क्यूब में एसिड के मोल्स आए ये कहाँ से आए थे, ये एसिड जब आपने डाला था उसमें से जो लेफ्ट ओवर बचा था। अब आपने एसिड डाला कितना था, उसकी कंसेंट्रेशन जो आपको 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दी हुई थी, और उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर क्यूब, उसका भी 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। तो उससे आपने एसिड के वो वाले मोल्स निकाले जो आपने इनिशियली ऐड कराए थे। टाइट्रेशन में स्टोइचियोमेट्री यूज करके आपने एसिड के वो वाले मोल्स निकाले जो आपने लेफ्ट ओवर रह गया था। तो आपने इनिशियल मोल्स ऑफ एसिड जो डाला था माइनस लेफ्ट ओवर एसिड के मोल्स, माइनस किए तो आपके पास वो आ गया जो कि रिएक्ट हुए किसके साथ, वो रिएक्ट किसके साथ हुए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन से प्रोसीजर में, ये वाले जो सेकंड में स्टेप किया ना आपने, इस वाले के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो लेफ्ट ओवर एसिड की टाइट्रेशन हो रही है। यहाँ पे हमने लेफ्ट ओवर एसिड निकालने से हमने क्या निकाला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट हुए थे वो कितने हुए, और रिएक्ट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हुए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता चल गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता चल गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फिर मास भी पता चल गया। वहां पे उसने चीज रोक दी, उसने अचानक यहाँ से वो कूद गया दोबारा टाइट्रेशन पे। उसने बोला कि बताओ अगर मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टाइट्रेशन करते वक्त ज्यादा डाल देता तो क्या फर्क पड़ता, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आप टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो उसकी वॉल्यूम ज्यादा लगती। सही है उस्मान? सर जी सर ये बात तो मुझे ठीक है समझ में आ गई, लेकिन ये जो आपने मुझे एक बात ये पूछनी थी, 25 सेंटीमीटर क्यूब जो